Assalamu alaikum everyone. A'udhu billahi minash shaitani rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome to another session of VOTP. And as most of you already know, VOTP stands for Voice of the People. And the main purpose of our sessions. Once again. Yeah, the main purpose of these awareness sessions on VOTP are to make ourselves up to date with what is going on in the world, both on the surface as well as what is going on underneath the surface. And it's very important for us to have the true facts and the true data, so that we can question the leadership, we can demand accountability, and we can demand higher standards of performance. So today the topic is similar. It is on the myth of government control, and we're going to be exposing the untamed beasts, the banks as well as the debt devil. And today we have with us Brother Waqas Ahmed, who's been doing a series on exposing the underlying evil in the current financial system, and the system which all of us are dealing with, all of us are a part of. So without further ado, let me go ahead and invite Brother Waqas Ahmed, and please go ahead and enlighten us on what's going on in these banks, and does government really have any role to play, or who's the real boss, and who's pulling the strings? So, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Once again, I am really grateful to give me this platform, जहाँ पे हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं इकोनॉमिक्स पर, इस्लामिक इकोनॉमिक्स पर कंपैरिजन कर रहे हैं मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज जो इस्लाम के साथ मैच करती हैं या कॉन्फ्लिक्ट करती हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपनी तकरीबन शायद 8वीं प्रेजेंटेशन कर रहे हैं. और मैं अपनी पास्ट प्रेजेंटेशन में ये कह चुका हूँ कि हम ग्रेजुअली मूव करेंगे टुवर्ड्स बैंकिंग रेगुलेशंस पे. और ऑब्वियसली बैंकिंग रेगुलेशन पे बात करने का मतलब ये नहीं है कि देखें ये कारोबार जो है वो रेगुलेट हो सकता है. हमें इस बात पर पक्का यकीन है और हम एविडेंस के साथ बात करते हैं कि सूद के निज़ाम ने, चाहे वो 1 दिरहम का सूद हो, चाहे वो करोड़ों रुपए का सूद हो, उसने दुनिया को इस मकाम पर ला चुका है जिसको हम पास्ट 7 स्लाइड प्रेजेंटेशंस में देख चुके हैं. कि किस तरह से इनइक्वालिटी जो है, इन्वायरमेंट के हालात देख रहे हैं आप, क्लाइमेट चेंज की बात देख लें, वेल्थ इनइक्वालिटी हो या इनकम इनइक्वालिटी हो, दोनों फैक्टर्स पे देख लें, तो आप हमें इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है, एज अ मुस्लिम भी और एज अ साइंटिस्ट भी, एज अ रिसर्चर भी, कि ये इंटरेस्ट ही है, ये यूजुरी ही है जो जिसने इस बीस्ट को जो है वो बिल्कुल वाइल्ड किया हुआ है. और ये बीस्ट जो है, बैंकिंग बीस्ट, ये किसी तरह से भी टेम होने का नाम ही नहीं ले रहा. लाखों अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं, लाखों से मुराद न्यूमरस अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड कि किसी तरह से हम सूद का कारोबार भी जारी रखें और साथ में हम एक अच्छा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करें. तो कोशिशें तो बहुत होती हैं, तो उसको हम स्टडी करते हैं इंशाल्लाह विदाउट एनी फर्दर डिले. के टॉपिक हमारा अगेन रेगुलेशंस है, उसकी अटेम्प्ट्स हैं, और उसके दरमियान जो एक टग ऑफ वॉर है, एक रस्साकशी है कि कभी बैंकर्स जीत जाते हैं तो कभी हुकूमत जीत जाती है. और जब हुकूमत जीतती है तो तभी जीतती है जब बैंकर्स और बैंकिंग इंडस्ट्री इंसानियत का कबाड़ा कर चुके होते हैं. जब वो ह्यूमैनिटी का डिजास्टर कर चुके होते हैं तब हुकूमत कुछ अरसे तक जीत जाती है, मगर फिर बैंकर्स अपने पावर ऑफ मनी और जो इकोनॉमिक पावर है उनकी, या जो पॉलिटिकल पावर है, उसको इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बिफोर टॉकिंग अबाउट बैंकिंग इंडस्ट्री, हमारा ये भी इरादा होता है, हमारा ये भी ख्वाहिश होती है थ्रू दिस VOTP प्लेटफॉर्म कि हम थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज को भी अंडरस्टैंड करें. मैं अगेन आगे बात करूंगा कि मैं चाहता हूं कि VOTP के तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं, लिसनर्स हैं, वो खुद भी जब रिसर्च करें, खुद भी जब अखबार पढ़ें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, तो उन्हें जो जार्गन्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, उनका आइडिया रहे. तो आज अगर ज़रूरत भी थी ये पढ़ने की कि मनी टाइप्स होती क्या हैं. हम अक्सर नोट को, करेंसीज को, जो सिक्के कॉइन्स होते हैं उनको मनी समझते हैं. ऑब्वियसली दे आर पार्ट ऑफ मनी. लेकिन जब आप ब्रॉड वे में मनी को स्टडी करेंगे तो दिस स्लाइड विल हेल्प यू अलॉट. और हम आगाज करते हैं कि देर आर बेसिकली
टू टाइप्स ऑफ बेसिक मनी। वैसे तो M1 M2 M3 तीन बन जाते हैं, लेकिन बेसिक जो है वो M1 एंड M2 है। मनी वन मनी टू कह लीजिए आप। तो सॉवरेन मनी लाइक गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक्स इशूड नोट्स एंड कॉइन्स, प्लस आपका जो डिपॉजिट्स होते हैं जिनको आप करंट अकाउंट्स कहते हैं, जिसको डिपॉजिट अकाउंट्स भी कहते हैं, और इन अकाउंट्स के अंदर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स दोनों आ जाते हैं। अच्छा, 2010 से पहले सेविंग अकाउंट्स को M2 में ले जाते थे, और जो करंट अकाउंट है और जो हमारे पास जो पेपर मनी है, फिएट मनी है, जो हमारे पर्स में होती है, कैश उसको आप बोलते हैं, उसको वो M1 कहते थे। लेकिन रिसेंटली जब मैंने चेक किया, रीचेक किया, तो सेविंग अकाउंट्स में जो मनी आपके पास पड़ी है, जिसको आप अपने बैंक अकाउंट्स में देखते हैं वाया वाया बैंकिंग एप्लीकेशंस, या आपका जो बैंकिंग की जो आपकी एप्लीकेशन होती है उसमें आप देखते हैं कि आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, वो मनी प्लस ऑब्वियसली करंट अकाउंट, और अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन, सॉवरेन मनी जो होती है, यानी कि नोट्स एंड कॉइन्स, दे आर कॉल्ड कलेक्टिवली कॉल्ड M1। ये वो मनी होती है जो फौरन ही कैश हालत में आपको अवेलेबल हो जाती है। चाहे वो सेविंग अकाउंट्स भी क्यों ना हो। सेविंग अकाउंट्स पर ठीक है, नंबर ऑफ विड्रॉल्स की लिमिट होती है, लेकिन स्टिल आप जब भी जाते हैं आपको पैसे मिल जाते हैं। तो इसमें फिर आप वो भी शामिल कर लीजिए कि व्हेन बैंक क्रिएट्स लोन, वी नो वाया मॉडर्न क्रेडिट एंड वाया मॉडर्न क्रेडिट creation theory that this money is new in the system. This new money is also deposited in the bank और banking system। तो अगर आप लोन लेने जाते हैं बैंक से, तो बैंक बैंक जो आपको लोन देता है वो भी किसी ना किसी अकाउंट में ही आपको देता है। तो ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ M1। सो सेंट्रल बैंक नोज हाउ मच मनी इज इन द सिस्टम इट हैज इशूड। तो ये एक थोड़ा सा आप समझें कि एक लर्निंग कर्व है हम सब के लिए, कि हम समझें कि M1 क्या होता है। और M2 जो है वो M2 के अंदर बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, जो आपके सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं या आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, वो M2 में आ जाते हैं। तो मैं ये इसलिए बयान कर रहा हूँ कि ये हम गाहे बगाहे हम बार बार मनी क्रिएशन, और हम लोन डेट को मनी कहते हैं, मनी को डेट कहते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी में जो करंट अकाउंट्स हैं, डिपॉजिट सेविंग अकाउंट्स हैं, ये भी मनी का पार्ट हैं, इसमें हमारी मनी है। और मगर इसको स्टेट बैंक वाले, फेडरल रिजर्व वाले M1 कहते हैं कि बिकॉज ये इजीली कैशेबल है। और जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं, टर्म डिपॉजिट्स हैं, उनको M2 कहते हैं। तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू दीज स्लाइड्स व्हेन दीज स्लाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू यूट्यूब वीडियो। तो आप अगेन इसको पढ़ के यू कैन आस्क क्वेश्चन एनी टाइम। हम आगे बढ़ते हैं। अगेन ये जस्ट एक अगेन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सेविंग अकाउंट्स में और डिमांड डिपॉजिट्स में क्या फर्क होता है। डिमांड डिपॉजिट्स आर जस्ट लाइक करंट अकाउंट्स। इसके अंदर जो है वो कोई लिमिट नहीं होती विड्रॉल की, और आप जब चाहें इसको कैश विड्रॉ कर सकते हैं। और ये इसमें नॉर्मली इंटरेस्ट भी या तो नहीं दिया जाता या बहुत कम दिया जाता है। पाकिस्तान में हम जानते हैं जब हम करंट अकाउंट खोलते हैं तो उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। तभी अक्सर उलमा कराम जो है कहते हैं कि अगर आपको बहुत ही मजबूरी है बैंकिंग चैनल यूज करने की या बैंक्स में अकाउंट खोलने की, तो आप करंट अकाउंट खोल लें। तो अगेन तमाम बिजनेस बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो करंट अकाउंट से ज़्यादा जल्दी पूरी हो जाती हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, रियल टॉपिक पे, के टेमिंग द बीस्ट, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रेगुलेशंस। अगेन मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि हम रेगुलेशंस इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो तमाम जंगो जदल, वो जो एक वॉर है बिटवीन बैंकर्स एंड द गवर्नमेंट्स। लामहला हम जानते हैं कि गवर्नमेंट्स क्या होती हैं, अवाम की हुकूमत होती है। हम कम अज़ कम किताबों में यही पढ़ते हैं, थ्योरेटिकली यही पढ़ते हैं कि ये अवाम की हुकूमत है। तो लामहला हुकूमत को शो करना पड़ता है कि हम अवाम के हुकूक की हिफाजत कर रहे हैं, वी आर सेविंग द राइट्स ऑफ द पीपल। तो बैंकर्स चूंकि एक प्राइवेट एंटिटी होती है, वो हमेशा चाहते हैं कि अवाम को लूटा जाए। तो इसके सामने कौन दीवार बन के खड़ा होता है? हुकूमत। तो अगर हुकूमत अच्छी है तो हम देखते हैं कि जब अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमने पढ़ा है माजी में कि कौन कौन से बैंकिंग क्राइसिस आए। सबसे बड़ा क्राइसिस जो हिस्ट्री में आता है वो ग्रेट डिप्रेशन आता है। तो ग्रेट डिप्रेशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम अगेन अगेन गो बैक टू द दो स्लाइड्स एंड दो प्रेजेंटेशंस ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब VOTP प्लेटफॉर्म। तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं, खुद भी स्टडी कर सकते हैं आप विकीपीडिया पे या इन्वेस्टोपीडिया पे। लेकिन जब क्राइसिस आया
1929 का द ग्रेट डिप्रेशन। तो उसके फौरन बाद जो है वो जरूरत महसूस की गई कि फौरन जो है वो अवाम के पैसों का और अवाम के माल का ख्याल रखा जाए, उसको ज़ाया होने से बचाया जाए, बैंकर्स के लस्ट ऑफ प्रॉफिट से और रेंटियर कैपिटलिज्म से और एक प्रेडेटरी बैंकिंग से उनको सेव किया जाए। तो 1929 के बाद चले, हाँ मैं एक बात और पहले कर दूं कि पॉइंट नंबर 1 जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज हैं। तो जब बैंक्स बिल्कुल जब आज़ाद थे 1913 से पहले, तो हम ये ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि फेडरल रिजर्व का क़याम अमल में आया। और इसी तरह 17वीं सेंचुरी में बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में आता है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड का क़याम हुआ, क्योंकि वो जो एक प्राइवेट बैंक्स थे वो इस हद तक लूट मार और इस हद तक जो है वो प्रेडेटरी लेंडिंग कर रहे थे और एग्जॉर्बिटेंट जो है वो इंटरेस्ट और यूजुअली चार्ज कर रहे थे कि तो पहले फेज में तो आप ये समझें कि सेंट्रल बैंक्स का क़याम हुआ। और सेंट्रल बैंक्स, जो आपको याद होगा हम पढ़ रहे थे कि सेंट्रल बैंक्स ने लेंडिंग ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का कॉन्सेप्ट दिया कि जब सब जगह से लेंडिंग नहीं हो रही हो तो आप हम हमारे पास आइए, हम आपको सेव करेंगे ताकि बैंक रन ना हो। तो बहुत सारी चीजें जो है वो सेंट्रल बैंक ने कवर की। इन बैंकों की शरारत को, इन बैंकों के जो इनकी जो सिनिस्टर पॉलिसीज थी या जो इवलनेस थी, वो कंट्रोल करने की कोशिश की किसने? सेंट्रल बैंक ने। मगर सेंट्रल बैंक इवेंचुअली क्या है? वो भी तो इन्हीं बैंकर्स के ही बड़ों का एक मजमुआ है। और ठीक है, कोशिश करती है हर हुकूमत के सेंट्रल बैंक के अंदर हमारा कंट्रोल हो, सेंट्रल बैंक में कुछ ना कुछ अवाम के नुमाइंदों की मौजूदगी हो, प्रेसिडेंट की या प्राइम मिनिस्टर के गवर्नर्स हों या बोर्ड मेंबर्स हों, लेकिन स्टिल आप देखेंगे कि किस तरह से ये तमाम जो मामलात हैं इसमें प्रिवेल आखिर में बैंकर्स ही कर जाते हैं। तो स्टिल आफ्टर क्रिएशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल रिजर्व इन 1913, मगर इससे कुछ ना कुछ तो बेहतरी आई, लेकिन कुछ अरसे बाद दोबारा बैंकर्स अपने उसी चलन पे, उसी अपने रवैये पे, बिहेवियर पे आ जाते हैं जिसके अंदर लस्ट ऑफ प्रॉफिट है और इंटरेस्ट सीकिंग है ऑन द कॉस्ट ऑफ पीपल्स वेल्थ। और इसके अंदर उनको कतन ये शौक नहीं होता कि मुल्क तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा, इकोनॉमी ग्रो कर रही है नहीं कर रही है। बल्कि देखा जाए तो ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ वॉर, ड्यूरिंग करंट टाइम्स, सबसे ज्यादा प्रॉफिट इनकी इसी दौर में होती है। तो इनको फिर ये परवाह नहीं होती कि माशरा जो है वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, ये बैंकर्स ग्रो करें, ये इनका बहुत चाहिए। हम बात ऐसी इसलिए नहीं कर रहे कि हमें बस बैंकों से नफरत है, ये हिस्ट्री बता रही है। अब हिस्ट्री स्टडी करें, जैसे अभी मैं आपको बयान करने वाला हूँ कि जब 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आ गया तो फिर ये जरूरत महसूस की गई कि नहीं, हम जो हैं इस पर रेगुलेशंस करें, फर्दर हम एक्ट्स बनाएं, लॉज बनाएं। तो शिकागो प्लान एक स्टडी करेंगे, इसको हम आगे चंद स्लाइड्स में। तो फिलहाल हम देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हम आज डिस्कस करेंगे। शिकागो प्लान, जो शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने एक प्लान दिया, जो जिस पर बहुत तनकीद की गई बैंकर्स ने कि नहीं ये ऐसा है वैसा है, लेकिन 1929 के डिप्रेशन के बाद लोगों ने इसको सुना, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने इसको सुना, पढ़ा और उस पर एक्ट करने की कोशिश की। शिकागो प्लान पे काम तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन कम से कम 1933 और 35 में एक्ट पास हुए। एक मशहूर एक्ट जो है 1933 का, उसको ग्लास स्टीगल एक्ट कहते हैं, उसको स्टडी करेंगे हम आज। फिर डॉट फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म्स है, जो 2008 के क्राइसिस के बाद जो है वो ओबामा ने इसको इनेक्ट किया। और इसके साथ साथ जो बैंकर्स थे और बैंकर्स के जो कंसोर्शियम्स थे या बैंकर्स ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो गाहे बगाहे बाजल में मिलते रहते थे और वहां पर खुद सेल्फ रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम हमारे अंदर बैंक रन ना हो, हमारे अंदर फ्लैप्स ना हो, हमारी बेइज्जती ना हो अवाम में, अवाम का ट्रस्ट बरकरार रहे, तो हम खुद भी अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करें। और वहां पर गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी आते थे। तो बाजल, इट्स अ सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, तो वहां पर 1974 से सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस हुई, टिल डेट होती रहती हैं। मगर इसकी जो बड़े बड़े जो एलामी हैं या अकॉर्ड्स हैं, वो बाजिल 1, बाजिल 2, बाजिल 3 एंड स्टिल एंड बाजिल 4 भी रिसेंटली से बुला दिए कि 2010 ऑनवर्ड्स ये भी हुआ है। तो कोशिशें हो रही हैं और कोशिशें नाकाम भी की जा रही हैं। नाकाम कैसे हो रही हैं वो हम देखते हैं। मगर इससे पहले ये कुछ चैंपियंस हैं कैपिटलिज्म के, और इनका नाम मैं लेता रहता हूँ अपने माजी में भी, कि रिचर्ड वुल्फ हैं फाइनेंशियल टाइम्स के। अगेन अगर आपको इंटरेस्ट है कि ये कौन है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल राइटर इन द वर्ल्ड।
कि अगर आप टॉप राइटर्स देखेंगे कि कौन लिखते हैं, बेस्ट लिखते हैं और कमेंट्री करते हैं ऑन ऑन स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, स्टेट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम वगैरह, तो इसमें रिचर्ड वुल्फ जो है वो टॉप 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 प्लॉट में आते हैं। तो ये खुद लिख रहे हैं 2023 में, जब सिलिकॉन वैली बैंक क्रैश हुआ था, तो उनका एक आर्टिकल छपा था कि बैंक्स आर डिजाइन टू फेल। देखिए, एक कैपिटलिज्म का और बैंकिंग सिस्टम का प्रोपोनेंट, जो माजी में प्रोपोनेंट रहा हो, माजी में इसके जो एडवांटेजेस हैं उसी की बातें करता हो, लेकिन दुनिया और ये बैंकिंग सिस्टम दुनिया को जिस जगह ले आया है, तो अब इनके पास भी ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि ये बात करें कि बैंक, यानी ये कह रहे हैं बैंक आर डिजाइन टू फेल। वो बनाई ऐसे जाते हैं कि वो फेल कर जाएं। तो ये कोई मौलवी या कोई डॉक्टर सरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह या कोई मुस्लिम स्कॉलर्स वो बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये अगेन फ्रॉम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कह सकते हैं आप, क्या अब कह सकते हैं कि जहां पर ये बैंकिंग सिस्टम वजूद पाया है, यूके, उसमें उसका एक बंदा कह रहा है। फिर आगे आपके राइट साइड पे यानिस वारोफाकिस हैं। ये ग्रीक में फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, और जिस जमाने में ग्रीस जो है डिफॉल्ट कर रहा था या करने वाला था, और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने और जर्मनी ने जो ग्रीस को सेव किया था, तो उस टाइम पे ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे। तो ये कहते हैं लेट द बैंक बर्न। अगर बैंक जल रहा है, जलने दो, उसको बचाने की जरूरत नहीं है। और ये क्यों कह रहे थे? ये ऑन द वेक ऑफ 2008 क्राइसिस कह रहे थे कि जब बैंकों को गवर्नमेंट के पैसों से, टैक्स पेयर्स की मनी से सेव किया जा रहा था। तो अगेन ये चंद कुछ झलकियां हैं कि मैं आपको चाह रहा हूँ कि हमें अखबार पढ़ते रहना चाहिए, पेपर्स या इकोनॉमिक्स के हवाले से जो आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ते रहना चाहिए। और वीओटीपी का प्लेटफॉर्म हाजिर है, मैं हाजिर हूँ कि इसमें आप क्वेश्चंस डालें और क्वेश्चंस करें। इसी तरह जब वेल्थ फार्गो के अंदर बहुत बड़ा कोलैप्स आया था, तो उस पर भी आर्टिकल्स छपे। ये जो एक पीस है, ये वहाँ का है, पीपल्स मैगजीन का, मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। एनीवे, वेल्थ फार्गो वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक ऑफ यूएस। मेरे ख्याल में सिस्टर फरहाना इस बात को जानती होंगी। तो हाँ, लेट्स कम टू शिकागो प्लान। The Chicago Plan was introduced by University of Chicago economists in 1933 as a comprehensive plan to reform the monetary and banking system of the United States. Again, uh, just 4 years after the Great Depression. और वो जो डिप्रेशन था वो जारी था, वो तो 1929 में शुरू हुआ, और काफी अरसे तक जो है इसके जो इफेक्ट्स थे वो अमेरिका पे रहे। द प्लान प्रपोज टू एलिमिनेट, अब ये देखिए, मैं इसको मैंने बोल्ड भी किया हुआ है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई शायद इस्लामिक स्कॉलर बात कर रहा है, हालांकि ये शिकागो प्लान जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के इकोनॉमिस्ट ने डिवाइस किया एंड ड्राफ्ट किया, वो कह रहे हैं कि द प्लान प्रपोज टू एलिमिनेट द प्राइवेट बैंक मनी क्रिएशन मेथड और फ्रैक्शनल रिजर्व लेंडिंग। एक लम्हे के लिए आप लोग फ्रैक्शनल रिजर्व लेंडिंग को समझ लीजिए कि ये समझाने के लिए आसान होता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और हो सकता है उस टाइम पे हो भी रहा हो। आज हम जानते हैं कि ये भी अबॉलिश हो चुका है। अब सिंपल मनी क्रिएशन वाया डेट क्रिएशन होती है। इसमें कोई फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का या फ्रैक्शनल रिजर्व लेंडिंग का कोई रेशो या कॉन्सेप्ट अब तकरीबन दुनिया से एलिमिनेट हो चुका है। लेकिन स्टिल, टू अंडरस्टैंड एंड टू स्टडी, हम, क्योंकि ये बेसिस तो है उस चीज़ की भी, तो इसलिए 1933 में ये बात की जा रही है कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के जरिए जो मनी मल्टीप्लायर है, मनी क्रिएशन है, उसको अबॉलिश किया जाए, खत्म किया जाए, क्योंकि यही सबसे बड़ा डेविल है। सबसे बड़ा जो इवल है कि आपने प्राइवेट बैंकर्स को, प्राइवेट बैंकों को आपने इजाजत दी हुई है कि वो वन वे और अदर, चाहे वो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग हो या क्रेडिट क्रिएशन थ्योरी के तहत हो, ये मनी क्रिएट करते हैं एंड न्यू मनी इकोनॉमी में क्रिएट कर लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है इस बात को ये बताने में, हम इवन अकाउंटिंग तक देख चुके हैं कि अकाउंटिंग किस तरह क्रिएट की जाती है लेजर्स में, और आजकल कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर्स में, कि लेजर्स के अंदर आप बस जस्ट एक मनी क्रिएट करें, और जब लोन वापस होगा वो मनी कैंसिल होती रहती है, और आखिर में बचता क्या है? सूद, जिसकी बुनियाद पे आपने मनी क्रिएट की है। मुझे एक बात बताइए, अगर सूद ना हो तो मनी क्रिएट क्यों करेगा बंदा? कोई पागल है क्या? बस सूद है तो मनी क्रिएट कर रहा है ना। तो बस, तो ये सूद ही, यानी इंटरेस्ट ही जो है वो सब कुछ चीजों का जड़ है। पॉइंट नंबर 3, सेंट्रलाइज, यानी शिकागो प्लान ये सजेस्ट कर रहा है कि किसी तरह मनी क्रिएशन को आप प्राइवेट बैंकर से वापस ले लें और हुकूमत ये काम करे। और इंशाल्लाह जब हम सॉल्यूशंस पे जाएंगे आगे, तो हम इसको पढ़ भी लेंगे, मजीद को देख लेंगे।
Multiple bills in the United States Congress are related to the Chicago Plan. अब शिकागो प्लान तो एक डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट को पढ़कर जहां जहां समझ में आया इन लोगों के कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही बड़ा मसला हो जाएगा। फिर वही लॉबियस्ट बैंकर्स के आ गए, सिटी बैंक, उन्हें तो पढ़ता रहता हूँ सिटी बैंक के बारे में कि उससे किस तरह लॉबिंग पर वो स्पेंडिंग करता है। सिटी बैंक तो अब छोटा बैंक है, जो वेल्स फार्गो है और जो मैन वो है आपका सबसे बड़ा बैंक जो अमेरिका का है, उसका नाम भूल रहा हूँ। तो ये तमाम बैंक जो है, बैंक ऑफ अमेरिका है, ये इनके पास इतना बड़ा बजट होता है लॉबिंग के लिए और जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं उस पर स्पेंड करने के लिए, कि वो बिल आखिर जो दावे करते हैं और जो ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन जो बातें कर रहे होते हैं उसको वो रिवर्स करवा लेते हैं, या वो रिवर्स करवा लेते हैं या ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन ही ऐसी बातें करवा देते हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट से कि वो फिर मजबूर हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। जेपी मॉर्गन याद आ गया मुझे, तो जेपी मॉर्गन बैंक जो है, बड़े बड़े ये टाइकून्स हैं और बड़े बड़े ये एलिगेटर्स हैं। नंबर 5, फॉलोइंग द ग्रेट रिसेशन द प्लान वाज अपडेटेड। अच्छा ये देखिए सिस्टर फरीदा एंड सिस्टर फरहाना, खासतौर पे तमाम ऑडियंस के लिए, ये रिवाइव भी हुआ, यानी शिकागो प्लान ठीक है ऑन द वेक ऑफ आफ्टर मैथ ऑफ 1929 ग्रेट डिप्रेशन, लेकिन 2008 की ग्रेट रिसेशन के बाद भी इसको झाड़ फूंक के दोबारा निकाला गया इस डॉक्यूमेंट को। और आईएमएफ ने, कोई नन नन अदर देन आईएमएफ, आईएमएफ के कुछ रिसर्चर्स ने 2012 में, यानी आज से एक डेकेड या 13 साल पहले अगेन इसको रिवाइव किया और कहा कि देखें बैंकों से मनी क्रिएशन की पावर छीन ली जाए तो बेहतर है। बल्कि मैं इंशाल्लाह अगर आगे वक्त मिला नेक्स्ट प्रेजेंटेशंस में आने वाले महीनों में, तो मैं तो इवन कंपेयर भी करूंगा कि 2012 वाला मोर रेडिकल है, यानी शिकागो प्लान तो लेस रेडिकल था, ये और रेडिकल है। और बड़ी हैरत की बात है कि आईएमएफ के प्लेटफॉर्म से ये जारी हुआ। तो चलें, हमें तारीफ करनी चाहिए कि कम से कम रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो ओपन अप करते हैं चीज़ों को। बल्कि जिस जमाने में ये पेपर लॉन्च हुआ था, उसकी जो उस वक्त जो डायरेक्टर थी आईएमएफ की, या जो चेयरमैन थी या डायरेक्टर थी मेरे ख्याल में, हाँ मैनेजिंग डायरेक्टर जो थी, वो आजकल सेंट्रल यूरोपियन सेंट्रल बैंक की डायरेक्टर है, खातून है वो। तो उनसे किसी ने सवाल किया कि आपके ज़माने में, आपके टेन्योर में तो ये चीज़ आ गई थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ वो उस टाइम पे मैंने पढ़ा नहीं था, मैं उससे एग्री नहीं करती। यानी मुराद ये है कि वाकई इट वाज अ मिरेकल कि ये पेपर जो है वो आईएमएफ से लॉन्च हुआ, और आज भी आप इसको चाहें तो गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। अगेन बात वो शिकागो प्लान को ही, शिकागो प्लान की ही कर रहा है कि भाई आप एंडोजिनस मनी को जो है वो खत्म करें, कि द शिकागो प्लान एड्रेस अ फंडामेंटल इशू इन मॉनेटरी थ्योरी, वेदर मनी क्रिएशन शुड बी एंडोजिनस ड्रिवन बाय प्राइवेट सेक्टर या एक्सोजेनस कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो शिकागो प्लान लाइकवाइज 2012 का जो आईएमएफ का जो आईएमएफ का जो ये वर्किंग पेपर था, ये दोनों प्रपोज कर रहे हैं कि आप एक्सोजेनस की तरफ जाएं, मनी क्रिएशन शुड बी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो इट्स अ ग्रेट थिंग टू नो। अंडर फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग मनी क्रिएशन, तो ये हम जानते ही हैं कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के अंदर क्या होता है कि बैंकों को पावर मिल जाती है कि वो जब भी एक लोन क्रिएट करते हैं तो एक न्यू मनी मार्केट में सप्लाई हो जाती है। पॉइंट नंबर 7, मेकिंग मनी क्रिएशन exogenous by requiring 100% reserve on demand deposit. Only the government monetary authority would create new money, which would then be lent through equity finance institutions. This would separate money creation from credit allocation, allowing each function to operate independently. यानी देखें, ये जो बूम बस्ट साइकिल क्या होता है, हमने मैं चूंकि मुझे अगेन इस बात की ये खुशी है कि हम ये पढ़ चुके हैं माजी में कि बूम बस्ट साइकिल में होता ये था कि एक बैंक जो है वो पीछे ही पड़ गया है गोल्ड रश पे या रेल रोड पे या किसी चीज पे, या 2008 के अंदर जो सब प्राइम मॉर्गेज लोन्स हैं उसके पीछे। यानी आप यानी यानी चंद प्राइवेट लोग, चंद प्राइवेट जहन जो कि प्रॉफिट सीकिंग है, इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड हैं, और उन्हें कोई परवाह नहीं है, उनको आखिर में यही चाहिए कि मेरे पास मेरी दौलत में इजाफा हो जाए, वो कैसे प्लान कर सकते हैं पूरे मुल्क के बारे में? वो तो फिर बिल्कुल एक लकीर के फकीर की तरह, जिस जगह जो है वो मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है और रिस्क टेकिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो भी किसके पैसे पे? अपने पैसे पे नहीं, डिपॉजिटर्स के पैसे पे या मनी क्रिएशन की थ्योरी पे आप जो है वो इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं या एडवांसेस दिए जा रहे हैं, और कोई सेंट्रल प्लानिंग नहीं है।
तो इसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत है कि अगर हुकूमत करती है, हाँ अब ये आगे के टॉपिक्स हैं कि हुकूमत को किस तरह कंट्रोल किया जाए और हुकूमत पर चेक्स एंड बैलेंसेस किस तरह रखे जाएं, ये भी एक चैलेंज है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि, और ये शिकागो प्लान वाले जो इकोनॉमिस्ट थे, या 2012 में आईएमएफ वर्किंग पेपर लिखने वाले, और इसके अलावा बहुत सारे हैं, इवन यूके में सिस्टर फरीदा, पॉजिटिव पॉजिटिव मनी नाम का एक इदारा है, अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाइए तो दे हैव टन्स ऑफ रिसर्च पेपर्स एंड वीडियोस रिगार्डिंग दैट मनी क्रिएशन शुड बी डन बाय गवर्नमेंट सेंट्रली, एटलीस्ट प्राइवेट बैंक से छीना जाए। तो आखिर ये सब लोग पागल तो नहीं ना, सब लोग किसी जगह पहुंचे हैं ना, स्टडी रिसर्च के बाद, यानी डेटा को स्टैटिस्टिक्स देखने के बाद ये इस जगह पहुंचे हैं कि ये जो मनी क्रिएशन थ्योरी है, जो कि बेस कर रही है इंटरेस्ट पे, यानी अगर इंटरेस्ट ना हो, सूद ना हो, तो ये चीज भी ना हो। तो मगर ये बात माननी पड़ेगी कि वो इंटरेस्ट की बात तो नहीं कर रहे होते, इंटरेस्ट को वो बिल्कुल समझते हैं कि ये बिल्कुल ही हलाल है। और यहीं पर मुझे कहना पड़ेगा, इस्लाम इज अ सुपीरियर, फार सुपीरियर एंड द बेस्ट दीन या सिस्टम इन द वर्ल्ड, बिकॉज ये ड्राइव कर ही अल्लाह ताला रहे हैं, यानी पॉलिसी मेकिंग अल्लाह तबारक ताला कर रहे हैं। तो वो चीजें जो इंसान के समझ में ना आने वाली हैं, और जब नुकसान कर बैठता है तो वो सोचता है कि ये क्या चीज है, वो अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले, बल्कि सूद के मामले में तो शायद आदम अलैहिस्सलाम से ही सूद जो है वो हराम है। लेकिन चलें, अगर हम उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत से कहते हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत से लेकर आज तक किसी नबी ने भी उसको हलाल करार नहीं दिया। तो ये है, ये इस्लाम की सुपरियॉरिटी है, और हमें ये बात जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, और इस मैसेज को आगे बढ़ाना भी चाहिए। ब्रीफली, जो बैंकिंग एक्ट था 1933 का, जो कि शिकागो प्लान को पढ़कर उससे कुछ चीज़ें अखज़ करके, कुछ चीज़ें जो हैं वो लेकर बनाया गया, और उसमें उन्होंने बात नहीं मानी शिकागो प्लान बनाने वालों की, कि हम जो प्राइवेट मनी है वो उसको छीने बैंकर्स से। लेकिन एटलीस्ट उन्होंने ये काम तो किया कि सेपरेट किया कमर्शियल बैंकिंग को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से। तो पहले तमाम एक ही रूफ के अंडर बैंकर्स जो थे वो ना सिर्फ कमर्शियल बैंकिंग करते थे, बल्कि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते थे, जो कि प्योर प्योर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता था, कि आप जो है वो रिस्क, हायर रिस्क टेकिंग वाले जो एडवेंचर्स हैं उसमें भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, साथ में आप जो है डिपॉजिटर्स को कह रहे हैं कि हम आपके पैसों का ख्याल रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा प्रॉफिट है। तो आप जब ज्यादा प्रॉफिट की तरफ गए, और खुदा ना खास्ता कोई एक हल्का सा भी टर्मोइल आया और मसला हुआ, तो आपने फौरन हाथ खड़े कर लिए कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, और हुकूमत की तरफ बच्चों की तरह शक्ल बना के बैठ गए कि यार वो जो प्रॉफिट्स थे वो तो मेरे जाती थे, लेकिन जब नुकसान हो गया तो तुम मुझे बचाने आओ। मार्टिन वुल्फ का जो एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, तो वो बार बार ये कह रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका में वो वॉइसेस जो हमेशा ही कहती हैं कि गवर्नमेंट को खर्चा नहीं करना चाहिए आवाम पे, या ये जो मेडिकेयर है, मेडिकेड है, या ट्रांसपोर्टेशन है, या सोशल सिक्योरिटी है, इस पे कम से कम खर्चा करना चाहिए, वही आवाजें बैंकिंग क्राइसिस पे सबसे ज्यादा चीखती हैं कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। मतलब वाकई लानत है, मतलब ऐसी सोच पे, कि जब आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उसमें आप किसी को शेयर नहीं दे रहे, और जब आपके ऊपर क्राइसिस आया तो आप टैक्स पेयर मनी की जो है वो आवाज लगाते हैं गवर्नमेंट से। तो खैर, ग्लास स्टीगल एक्ट में ये था कि एटलीस्ट सेपरेट किया गया कि भाई आप लोग वो काम ना करें, उसके लिए अलग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सिस्टम है, या इक्विटी बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, आप वो इदारे कायम करें। खुदारा जो कमर्शियल बैंकिंग के जो लॉज हैं उसका ख्याल रखें, क्योंकि उसमें आप कहते हैं कि हम डिपॉजिटर्स की मनी को जो है वो एज ए लोन लेते हैं, और लोन जो है वो वापस होता है, पूरा पूरा वापस होता है वो। तो उसमें आप ऐसा क्यों रिस्क ले रहे हैं जिसमें आपको मुश्किल पड़ जाए। फिर इसमें जो एक बड़ा काम हुआ वो है एफडीआईसी। इस पे भी हम बात माजी में कर चुके हैं कि बैंकर्स ने अपने मजे के लिए और अपनी गलतियों से बचने के लिए गवर्नमेंट का ही सहारा ले लिया। मार्टिन वुल्फ साहब एक और बात कहते हैं कि ये आगे मैंने कहीं कोट भी किया हुआ है, कि बैंक्स प्राइवेट हैं, लेकिन इंक्रोचमेंट करते करते वो गवर्नमेंट का पार्ट बन गए हैं। यानी यानी हेल्प लेने में, हेल्प सीकिंग में, और रेस्क्यू में ये तकरीबन गवर्नमेंट का ही पार्ट बन गए हैं। क्यों? कि पहले तो उन्होंने कह दिया कि फेडरल फेडरल रिजर्व बनाओ, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हमारे लिए पैदा करो, फिर हमारे लिए वो करो, हमारे लिए वो करो, फिर हमारे लिए एफडीआईसी बना दो। एफडीआईसी क्या है कि $250,000 अगर आपका अकाउंट है यूएस में, तो आप अंडर इंश्योरेंस है, अगर बैंक बैंक रन होता है तो वो पैसे आपको एफडीआईसी प्रोवाइड कर देगी। तो क्या हुआ इसमें? फायदा किसका हो रहा है? बैंक का ही फायदा हो रहा है, कि प्रोटेक्शन जो करने के लिए कौन आ गया?
एफडीआईसी आ गई, जो कि अगेन एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट एंटिटी है, और वो चलती किस पे होगी? यकीनन गवर्नमेंट सॉरी टैक्स पेयर्स के मनी पे चलती होगी। तो ये सब जो है वो शील्डिंग हो रही थी बैंकर्स के लिए। नंबर फोर्थ पॉइंट पढ़ लेते हैं। द बैंकिंग एक्ट ऑफ 1935 institutionalized फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड द सेपरेशन ऑफ कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। यानी वही काम जो 1933 के एक्ट में इनिशिएट हुआ था, उसको मजीद कंसोलिडेट किया गया 1935 के बैंकिंग एक्ट में। नंबर 5 पॉइंट, दिस सेपरेशन प्रिवेंटेड बैंक्स फ्रॉम यूजिंग डिपॉजिटर्स मनी फॉर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स। इसकी बात हमने भी कुछ देर पहले की कि बैंकर्स जो थे उस पैसे को कहीं और इस्तेमाल करते थे और कहते थे कि हमारा ही आम है, हमारा ही एक सिस्टर कंपनी है। तो इस एक्ट ने कहा कि नहीं भाई, वो कंपनी को सेपरेटली उसके लेजर्स हों, उसके बुक्स हों, और आप इस पैसे को वहां यूज ना करें। अगेन टू रेस्क्यू द राइट्स ऑफ एंड द मनी ऑफ द कस्टमर। The Glass-Steagall Act played a significant role in stabilizing the US banking system after the Great Depression. It was eventually repealed. अब बात आ गई है, it was eventually repealed in 1999, but its legacy continues to be debated, especially in light of subsequent financial crisis. तो हम जो बात शुरू में कर रहे थे कि जब भी कोई अच्छा एक्ट आता था जिससे बैंकर्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, या उनके जो हरकतें हैं उनकी, और जो उनके इल एक्शंस थे और इवल एक्शंस थे, उन पर कर्ब होता था, उस पर जो है वो बंदिशें लगती थी, तो वो कुछ अर्से तो वो उस पर बैठते थे, लेकिन ग्रेजुअली वो रिफॉर्म्स उसके जरिए, लॉबिंग के जरिए, अपनी पावर को यूज करते हुए, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, फाइनेंशियल पावर को यूज करते हुए, हमेशा से ये शोर मचाते रहते थे कि इसको रिलैक्स किया जाए, रिलैक्स किया जाए, रिलैक्स किया जाए। अब देखिए इन्होंने छोड़ा नहीं, होते होते यानी अच्छे खासे सालों के बाद 1999 में बिलाखिर वो कामयाब हो गए कि काफी चीज, ग्लास स्टीगल एक्ट की काफी चीजें जो है वो रिवोक कर दी गई। और जिसका कहा गया 1999 में ही काम हुआ। तो बैकग्राउंड ये था कि द ग्लास स्टीगल एक्ट एम टू सेपरेट कमर्शियल बैंकिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टू रिड्यूस रिस्क इन द फाइनेंशियल सिस्टम। और जो रिपील हुआ ये नवंबर 12 1999 में हुआ। और ये ग्रैम लीच बिली एक्ट के नाम से जब एक नया एक्ट आया, तो उसने बहुत सारी चीजें जो बैंकिंग सिस्टम पे, बैंकिंग इंडस्ट्री पर जो रेगुलेशंस थी, जो स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज थी, उसको रिलैक्स किया गया। और इसका इम्पैक्ट आप देखिए कितना जल्दी आया। द रिपील इज ऑफन साइटेड as a contributing factor to the financial crisis of 2007 and 2008, as it led to increased risk taking by financial institutions. तो अगेन जो बैंकर्स थे उन्होंने जो है वो अपने पावर को यूज करके और अपने इल मीन्स को यूज करके दोबारा एक्ट को रिपील करवाया, और सिर्फ 8-10 सालों में ही जो है वो द ग्रेट रिसेशन के नाम से जो हम जानते हैं, सब प्राइम मॉर्गेज लोन, वो आया। तो खैर ओबामा ने उस पर डॉट फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का फिर बिल पेश किया। और मतलब वो बातें वही अच्छी अच्छी कि अब हम नहीं छोड़ेंगे और हम टैक्स पेयर्स का पैसा मजीद खर्च नहीं करेंगे, और अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो खैर डॉट फ्रैंक ने ये बिल पेश किया 2010 में, आफ्टर फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। It aimed to reform the financial system, enhance consumer protection, and prevent future crises by increasing regulation and oversight of the financial industry. Leading up to 2007, lax regulation led to extremely risk-taking practices. वही जो रिपील हुआ ग्लास स्टीगल एक्ट, तो उसके बाद 8-10 सालों में दोबारा वही प्रैक्टिस शुरू हो गई। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ख्याल नहीं रखा गया, रिस्क टेकिंग बढ़ा दी गई, जो रिस्क का जो रेशो होता है उसको इंक्रीज किया गया, लेवरेज रेशो को इंक्रीज किया गया, which caused a housing sector bubble that ultimately burst and drove the global crisis. The need for public bailout of financial institution and the recession, जो इन चीजों का वो मोजिब बना, कॉज बना। The institutions considered responsible of this crisis included banks, insurance companies, investment banking firms, mortgage lenders and credit rating agencies. पूरा यानी एक पूरा सेटअप था कि जिसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने भी पैसे कमाए, और ऐसे बंदे को जो लोन इंटरेस्ट नहीं पे कर सकता उसको भी कह दिया कि हाँ ये इंटरेस्ट पे कर सकता है। इसी तरह बात इदारे, बात इंस्टीट्यूशंस जो मतलब जिनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो लोन पे कर सकें, उनको भी क्रेडिट रेटिंग के जरिए A+, A++ इस सब की रेटिंग देकर, ताकि
कि पूरा माहौल बने कि आप खूब लेंडिंग करें, प्रेडेटरी लेंडिंग करें, और जो लोग लोन नहीं दे सकते उनको भी आप लोन के नेट में ले आए, ताकि आप खूब 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 कमाएं। मगर क्या हुआ कि अगेन फिर ओबामा को जो है वो, मेरी आवाज आ रही है? या आ रही जी। है। तो ओबामा को ये बिल पेश करना पड़ा। अब आप देखिए कि लॉ हुआ, लॉ लॉ जो है ये इनेक्ट हुआ, और इसके सिर्फ 10 सालों में, इन 2018 कांग्रेस पास अ न्यू लॉ दैट रोल्ड बैक सम ऑफ डोडी फ्रैंक्स रिस्ट्रिक्शंस। तो आप देखिए अगेन, जो हमारे थीम ऑफ प्रेजेंटेशन है कि क्या हम टेम कर सकते हैं इस बीस्ट को, तो लग ऐसी रहा है कि नहीं, बहुत मुश्किल है। ये डॉट फ्रैंक रिफॉर्म के और भी कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अंदर जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवरसाइट काउंसिल बनाई गई। इसके अंदर जो है वो जो बैंक्स बहुत बड़े होते हैं, विच आर टू बिग टू फेल, उनके उनके पॉलिसीज को सेपरेट किया गया आम बैंकों की पॉलिसीज से, कि जो छोटे बैंक हैं और जो बड़े बैंक हैं, जो बड़े बैंक हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उन पर ज्यादा स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज बनाई गई। इसी तरह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवरसाइट काउंसिल बनाई गई। खैर वो पहले भी हमने बात कर ली उस पर, कि ताकि हाँ बैंकों की बुक्स को, बैंक्स के प्रैक्टिसेस को, बैंक्स की पॉलिसीज को, बैंक्स के प्रोसीजर्स को रेगुलरली विजिट किया जाए, रेगुलरली उनके हेल्थ को चेक किया जाए। तो एक सिस्टम जो है वो डॉट फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने ये सब चीजें की। और फिर साथ में विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन दी गई। और इसी तरह कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो का क्याम हुआ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जा सके। और प्रेडेटरी लेंडिंग में अगेन कह रहा हूँ कि यानी जो ब्यूरो था, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो, ये देखता था कि भाई आप उन्हीं को लोन ऑफर करें जो पे कर सकते हो। आप हर क्या कहते हैं, वर्कर को, ब्लू कॉलर वर्कर को आप जो है ल्योर कर रहे हैं, उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इंचेंट कर रहे हैं कि तुम घर ले लो, तुम गाड़ी ले लो। भाई वो नहीं ले सकता तो आप क्यों उसको बेवकूफ बना रहे हैं कि ठीक है 3 महीने तक तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं देना, 3 महीने के बाद हमारा फर्स्ट इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये सब जो प्रिडेटरी टैक्टिक्स हैं, इसे खत्म किया जाए। तो ये पॉइंट नंबर 3 इसको एड्रेस एड्रेस करता है। तो ये लॉ पेश हुआ, पास हुआ, और जाहिर बात है इससे बैंकों की आमदनी कम हुई। जब आमदनी कम होती तो बैंकर्स कहाँ छोड़ने वाले हैं। तो फिर बाद में अच्छा ये स्लाइड में वो कर रहा हूँ, बहुत जबरदस्त स्लाइड है लेकिन वक्त की कमी की वजह से, कि अगेन डॉट फ्रैंक जो ये जो लॉ था, इसके अंदर एक वॉल्कर साहब थे, ये इनकी तस्वीर भी है। इन्होंने बाकायदा इस चीज पर गौर किया कि जो मुख्तलिफ शेडो बैंकिंग है, या इसके अलावा आपको शायद याद हो मैंने बताया था क्रेडिट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के नाम से मैंने एक बात कही थी, कि इतना मेस है और इतना मतलब डर्ट है, कि मतलब कि मैं आप सिस्टर फरहाना लोन दे पाएंगी नहीं पाएंगी इस पे भी शर्त लगा दी गई है, इस पे भी मतलब एक वो हो रहा है, यानी कि इंश्योरेंस हो रही है। यानी एक तो इंश्योरेंस कंपनीज है ही, साथ में क्या ये शख्स डिफॉल्ट तो नहीं कर जाएगा, डिफॉल्ट कर जाएगा तो तुम पे करना। यानी इस बात पे भी जो है वो मुख्तलिफ जो है वो साइड लाइन पे तो कारोबार हो रहे हैं। तो उन्होंने इस पर ये हाथ रखा इन साहब ने, और कहा कि ये चीजें नहीं होंगी, अगर करना भी है तो इनको जो है रेगुलर किया जाए, इनको फिर बाकायदा इनकी जो रिपोर्टिंग्स हैं या इनकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स हैं वो की जाए। ये पॉइंट नंबर अगर आप देखें, पॉइंट नंबर बुलेट नंबर 4 जो है, द एक्ट ऑल्सो कंटेन्स provision for regulating derivatives such as credit default swaps that were widely blamed for contributing to the 2007-2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। तो फिर डॉट फ्रैंक ने इस पर भी मुख्तलिफ सेटअप्स किए। तो मैं कहने की बात यह है कि वो जो डॉट फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म्स हैं, उसमें वॉल्कर रूल भी शामिल था, जिसने और भी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस में लेकर आया, और बैंकों की जो एग्जॉर्बिटेंट और जो बिल्कुल वाइल्ड अर्निंग है प्रॉफिट की, उसको चेक्स में लाया गया। लेकिन 2018 24 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने इस एक्ट की बहुत सारी चीज़ों को रिपील कर लिया, रिवोक कर लिया, और एक नया बिल पास किया, जो नाम से तो बहुत ही अच्छा लगता है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेगुलेटरी रिलीफ एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन इसके बहाने बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिपील कर ली गई। और मैं ये कहता हूँ कि इसकी वजह से यही चीज़ें होंगी जिसकी वजह से जो है बाद में जो सिलिकॉन वैली बैंक, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, आपका सिग्नेचर बैंक, क्रेडिट स्विस बैंक, बड़े ये 4-5 बैंक जो हैं वो बाद में वो कोलैप्स कर कर गए। जब भी
ये जो रस्साकशी हो रही, टग ऑफ वॉर है, जिसमें जब हुकूमत जीत रही है तो आपको वो टाइम अच्छा लगेगा, वो टाइम लगेगा कि सिक्योर है, उसके अंदर स्टेबिलिटी है। और जो ही बैंकर्स ने विन किया और बैंकर्स ने अपनी जो मोनोपोली को यूज करते हुए, पावर को यूज करते हुए हुकूमत को जो है वो बेवकूफ बनाया और हुकूमत से वो चीज करवा ली, उसके चंद ही सालों में, 10 सालों में, मैक्सिमम 15 सालों में जो है कोई ना कोई क्राइसिस दुनिया में आया, जिससे नुकसान किसका हुआ? गरीबों का ही हुआ। गरीबों का। अच्छा, ये हम बात बार बार कर चुके हैं कि सबसे पहले पुल आउट कौन करता है? पुल आउट जो है, जो अवेयर अवेयर होते हैं, जो लोग नॉलेजफुल होते हैं, जिनके डीप पॉकेट्स भी होते हैं और उनके डीप कॉन्टेक्ट्स भी होते हैं, वो फौरन जो है वो चीज़ों को जो है वो जल्दी से वो अपने आप को रेस्क्यू कर लेते हैं, और फंसता आखिर में वो मीडियोकर है, और मिडिल क्लास और लोअर क्लास फंसती है। ये देखिए, मार्टिन वुल्फ का मैंने कोट लिखा है ऊपर। क्राइसिस, ये जिसके अल्फाज हैं आर्टिकल में, जो आर्टिकल मैंने ऊपर शुरू में दिखाया था आपको। क्राइसिस बाय क्राइसिस दे वी हैव क्रिएटेड अ बैंकिंग सेक्टर दैट इज थ्योरी प्राइवेट बट इन अ word of the state. The result is a system that is essential to the functioning of the market economy but does not operate in accordance with the rules. This is a mess. Martin Wolf from Financial Times. फिर आपके सामने ये इतना बड़ा क्राइसिस स्विट्जरलैंड के बैंक में हुआ, क्रेडिट स्विस, अगली डिमाइस, $69 बिलियन का जो ये पैनिक था, और बिलाखिर एक स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक ने इसको खरीद लिया। सिलिकॉन वैली बैंक, Silicon Valley Bank collapsed in a spectacular fashion Friday को हुआ होगा, just days after it announced big losses, creating the biggest bank failure in the United States since the Great Recession and quickly sparking a government plan to protect depositors. तो अब देखिए, वो जो 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने जो चीजें रिवोक की, रिपील की, उसका इमिडिएटली इफेक्ट जो है वो आना शुरू हुआ, और अगेन आवाम जो है वो मुतासिर हुई। ये स्लाइड मैंने आज मैं जब स्टडी कर रहा था अपनी माजी की स्लाइड्स, तो मैंने इसको दोबारा यहाँ पर रख तो दिया है कि इंशाल्लाह हम आने वाले प्रेजेंटेशन में अगेन इसको रिविजिट करेंगे कि ये होता क्या है, कि आप 13.1 ट्रिलियन इंजेक्ट कर रहे हैं रुपीस इन पाकिस्तानी मार्केट। तो इंशाल्लाह ये मैं अगेन, ये मैंने स्लाइड रखी इसलिए है कि आप इनके ऑपरेशंस देखें, कि कोई जो है वो इंजेक्ट कर रहा है, तो कोई लोन क्रिएट कर रहा है, तो कोई क्या कर रहा है, तो कोई क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स कर रहा है। तो अजीब और गरीब डेरिवेटिव्स हैं, अजीब और गरीब प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है इंटरेस्ट सीकिंग है और यूजुअली सीकिंग है। लास्ट हमारा, इसको मैं डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में करूंगा, लेकिन खाली बता दूं कि इन तमाम गवर्नमेंट एक्टिविटीज के अलावा बैंकर्स खुद भी जमा होते हैं बाजिल में, और यकीनन वहां पे हुकूमत के नुमाइंदे भी आते होंगे कि हम अपने आप को किस तरह से सेल्फ रेगुलेट करें, क्या कुछ करें कि हमारा एतमाद बहाल हो अवाम का हम पर, क्योंकि हमें मजीद लूटना है लोगों को। हमने ये गेम जो है इसको मजीद 100 साल 200 साल तक जिंदा रखना है। तो जब भी हम पे कोई बुरा वक्त आए, तो वी शुड ज्वाइन टुगेदर, और हम शो करें वर्ल्ड को कि हम ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, हम अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट को बढ़ा रहे हैं। जो पॉइंट नंबर 4 जो है, ये मैंने एक छोड़ दिया है सिर्फ आप लोगों के लिए, इंटरेस्ट के लिए, हालांकि बहुत सारी चीजें हैं और बहुत टेक्निकल मैटर्स हैं जिस पे मैं आज नहीं जाऊंगा। मैंने सिस्टर फरीदा से कहा भी था कि मैंने स्लाइड्स को तोड़ दिया है, वरना 50 स्लाइड्स हो गई थी, अब मुझे लगा अभी खत्म होने वाली है। तो उसमें बहुत टेक्निकल मैटर्स हैं कि कौन कौन से रेशियोज हैं। अब तक तो हमने सिर्फ वो पढ़ा है ना, क्रेडिट रिजर्व रेशो, कि जो बैंक्स डालते हैं सेंट्रल बैंक के पास, कि हम अपने टोटल डिपॉजिट्स का 5% आपके पास रखेंगे। ये तो एक बहुत ही बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद इसके अलावा भी सेंट्रल बैंक, अकॉर्डिंग टू बाजल, अकॉर्डिंग टू अदर रेगुलेटरी एक्ट्स, बहुत सारे वो रेशियोज हैं जो वो इन्फोर्स करवाता है, जिसमें ये भी है कि बैंकर्स अपना इक्विटी रखें, बैंकर्स अपना कैपिटल रखें। ये क्या मजाक है कि डिपॉजिट्स में से मैं डिपॉजिट रखे हुए हैं, डिपॉजिट तो आवाम के हैं, उसमें से नुकसान हुआ तो एफडीआईसी से कह रहे हैं कि हमें कवर करो, $250,000 पे हमें, आप बचा लो हमें, बाकी हम कुछ बेचते बेचते हैं तो बेच के वापस करेंगे। तो भाई, तुम्हारा इक्विटी कहाँ गई? जब कोई भी फर्म खुलती है, कोई भी नॉन बैंकिंग सेक्टर में कंपनी खुलती है, एफएमजीसी खुलती है, कोई सर्विस सेक्टर में कोई कंपनी खुलती है, पहले वो अपनी इक्विटी डालते हैं। तमाम स्टॉक होल्डर, शेयर होल्डर अपने इक्विटी को प्रेजेंट करते हैं कि ये इस इक्विटी से कंपनी का आगाज हो रहा है। तुम्हारी इक्विटी कहाँ गई भाई? तुम मजे कर रहे हो गवर्नमेंट के ही पैसों पे, टैक्स पेयर्स के पैसों पे, और ये तो फिर ये, मगर बादल वाले खुद बोलते हैं नहीं नहीं, हम अपने, हमें ना अपनी इक्विटी रिक्वायरमेंट को 2 से बढ़ाकर
4.5 कर देना है, कितना कम है ये, मतलब खुद गौर करें आप लोग कि अगर 4.5 भी कर लें तो ये कौन सा ही कमाल दिखा देंगे। जब प्रॉफिट लेते हैं तो ये पूरा पूरा ले जाते हैं। हालांकि इसमें भी एक एक रूल है, मैं इस पर ज़्यादा डीप पे नहीं जाऊंगा, इंशाल्लाह अगली बार करेंगे, लेकिन एक रूल बता देता हूँ। रूल ये भी है कि जब आपको अर्निंग्स हो जाएं तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिसबर्स करने में थोड़ा वेट किया जाए। पहले देख लिया जाए कि बुक्स क्या कहती हैं, कितने लोन्स रिटर्न नहीं हो सके, कितने लोन्स जो हैं वो जाया हो गए, इसको बोलते हैं ना हम, वो हो गए नॉन नॉन इफेक्टिव हो गए, या एक और एक लफ्ज है मैं बोल रहा हूँ कि मतलब वो लोन जो है वो अब इफेक्टिव नहीं है, या लोन से पैसे नहीं आ रहे, सूद नहीं आ रहा। तो आप पहले वेट तो करो। आप फौरन अपने अर्निंग अपने प्रॉफिट कमाया और फौरन शेयर होल्डर्स में बांट दिया, इन तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर सब लेके पैसे बैठ गए, भाई आप रहने दो, बैंक के अकाउंट में रहने दो, ताकि कोई लॉस वॉस हो रहा हो तो वहां से पहले मैनेज किया जाए, तब आप प्रॉफिट लो। इस तरह एक नॉर्मल इंडस्ट्री में होता है। तो ये सब चीजें इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे, मैं बाज़िल अकॉर्ड्स को खास तौर पर इंशाल्लाह अलग से डिस्कस करूंगा। तो हम एंड पे आ रहे हैं, और वो ये है कि टेमिंग द बीस्ट, क्या इससे बात बन जाएगी, या हमें रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे? क्या अभी भी हम इस धोखे में रहेंगे कि नहीं मजीद रेगुलेशन रेगुलेशन कर दी जाए, तो मजीद एक्ट पास कर दिए जाएं? जब तक सूद का एक्ट पास नहीं होगा कि इंटरेस्ट मस्ट बी अबॉलिश्ड, और ये हम मुसलमान नहीं कह रहे, ये शिकागो प्लान भी कह रहा है, क्योंकि शिकागो प्लान ने, ठीक है, इंटरेस्ट का वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन जब आप क्रेडिट छीन लेंगे, पूरा मनी क्रिएशन छीन लेंगे बैंक बैंक से, तो बैंक के पास पे कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो लोन कैसे देगा। तो लोन नहीं दे पाएगा तो फिर डिपॉजिट के मनी से तो वो रिस्क लेने से रहा। गोके गोके शिकागो प्लान के अंदर लोन, सॉरी, इंटरेस्ट को अबॉलिश करने का नाम नहीं है, वी एग्री। लेकिन इवेंचुअली इवेंचुअली वो 90% इंटरेस्ट जो एक्टिविटीज हैं उसको अबॉलिश कर रहे हैं, क्योंकि बैंक मनी क्रिएट करता है जस्ट फॉर इंटरेस्ट अर्निंग। तो शिकागो प्लान वहां पहुंच चुका है, वो शिकागो प्लान वाले ही पहुंच चुके हैं, आईएमएफ वाले 2012 में पहुंच चुके हैं। और पॉजिटिव मनी आप नोट कर लें, इंशाल्लाह इससे भी बहुत चीजें मैं पढ़ता भी रहता हूँ, और अब फ्यूचर में अब बहुत पढ़ना पड़ेगा। पॉजिटिव मनी एक इदारा है यूके का जो इसी चीज पे काम कर रहा है, अगेन शिकागो प्लान पे ही वो समझेंगे काम कर रहा है वो, कि वो चाहता है कि नहीं बैंक्स जो है वो मनी क्रिएट ना करें। तो कंटिन्यूस एंड रिलेंटलेस कंट्रोलिंग एंड टेमिंग एफर्ट्स तो हो रही हैं आपके सामने। बैटल है बिटवीन पीपल एंड मल्टी मिलियनियर लॉबियस्ट, जो कि क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस को और कांग्रेसमैन को कैप्चर कर रहे हैं। पुश बैक्स हैं, मगर पुश फॉरवर्ड्स भी हैं। गवर्नमेंट पुश बैक करती है, ये फिर पुश फॉरवर्ड हो जाते हैं। एक मुकाबला है जस्टिस में और पब्लिक गुड में वर्सेस परसिस्टेंट इंटरेस्ट सीकिंग में, एडवांसेस में वर्सेस इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए ऐड किया क्योंकि हम लास्ट लास्ट प्रेजेंटेशन पढ़ चुके हैं कि बैंक्स अपने, यानी जो भी इनको पावर दी गई है उसमें से भी ये धोखा करते हैं, यानी जो काम उनको कहा गया ना करने को, यानी ठीक है सूद कमाओ, उसमें भी ये धोखा करते हैं, उसमें भी इनको कोई परवाह नहीं है माशरे की, इकोनॉमिक ग्रोथ की। लोगों को पैसे चाहिए कारोबार करने के लिए, यानी कोई परवाह नहीं है कि उनको देने की। वो देखते हैं अच्छा गवर्नमेंट के बॉन्ड जो है वो अच्छा सूद दे रहे हैं, अच्छे पैसे दे रहे हैं, ये बिल्कुल लोन देना बंद कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एडवांसेस कहते हैं। रिमाइंड योर सेल्फ, रात में दोबारा देख भी लीजिएगा प्रेजेंटेशन। एडवांसेस देने से इनकार कर देते हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या है, कुछ भी नहीं है, वो तो हुकूमत के ही डेफिसिट्स हैं। डेफिसिट्स को जो है वो कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं, डेफिसिट फंडिंग हो रही है आपके मेरे पैसों की। या इवन अगर मनी क्रिएट भी हो रही है तो मनी क्रिएशन एक अच्छी चीज अगर होती, अव्वल तो नहीं है, लेकिन अगर होती भी तो कम से कम आवाम को दो ना पैसे, ताकि आवाम कारोबार शुरू कर सकें। आप उसको भी क्या कर रहे हो, आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद रहे हो। यानी जो आपको छोटा मोटा आपसे कोई बेहतरी की उम्मीद थी भी, उसको भी आप जो है वो अपने इवल प्रैक्टिसेस में खराब कर रहे हैं। enjoying profits in crunch times and in times of depression and downturns। जो पाकिस्तानी हजरात यहाँ पे हैं और ख़वातीन हैं वो जानते हैं, जो पाकिस्तानी खबरों से, और ये दुनिया भर का हाल होगा, मैं खाली इसलिए कह रहा हूँ कि खबरें हम पढ़ते रहते हैं, कि सबसे ज़्यादा जो बैंकों ने इंटरेस्ट और प्रॉफिट कमाया है, सबसे ज़्यादा वो पाकिस्तान के भी जो पिछले 2-3 साल गुजरे हैं, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट जो था वो 13%, 14% पे था, जिसमें आम आदमी कुछ भी नहीं कर पा रहा था, ना लोन ले पा रहा था, ना जो लोन ले चुका है उसके इंटरेस्ट दे पा रहा था, और इंतहाई क्राइसिस में था। अपने घर की चीजें बेच रहा है, अपने खाने खाने को उससे कम कर दिया, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कम कर दी ताकि किसी तरह से वो लोन रीपे कर सके। उस टाइम पर बैंक जो है वो
मल्टी मिलियन और मल्टी बिलियन प्रॉफिट जो है कमा रहे थे। तो डेट स्पायरल्स, ट्रेंचेस एंड डिचेस, इनका इनका ही शौक है, यानी इनका इनका काम ही यही है कि हमें डेट स्पायरल बनाते रहें, गड्ढे और खड्डे खोदते रहें आवाम के लिए। तो अब जो उसमें आखिर में सवाल रखा है, एंड लुक हु बेनिफिट्स फ्रॉम इट, एंड लुक हु बेनिफिट्स फ्रॉम इट, और दोबारा कहता हूँ, हु एंड लुक हु बेनिफिट्स फ्रॉम इट, इसमें आपको जवाब मिलेगा। हम अब तक गुज़िश्ता 7-8 प्रेजेंटेशंस में हम यही कहते रहे हैं कि डेट खराब है, डेट खराब है, डेट। अच्छा ठीक है, डेट तो खराब है क्योंकि उसमें सूद मिलता है, लेकिन अगर अगर डेट है उसमें सूद ना हो तो फिर इतनी खराब चीज नहीं है। ठीक है, इस्लाम कहता है कि डेट लेने वाला बचे कर्ज से, लेकिन आप गौर करें, जो सर पैसे वाला आदमी है, दौलतमंद आदमी है, उसे कहा क्या कहा जाता है? कर्ज दो, कर्ज दो, अल्लाह की रजा के लिए कर्ज दो। तो ठीक है, कर्ज देना, यानी कर्ज अपने शौक से लोगों की मदद के लिए देना बुरी बात नहीं है। हाँ, लेने वाला डरे, क्योंकि अगर वो रिपे नहीं कर सका। लेकिन इस वक्त दुनिया में जितना भी डेट है, वो डेट किसके पास है? ये देखते हैं। यहाँ से मैंने डेट एंड डेविल एंड द, जब सिस्टर फरीदा से बात हो रही थी, तो डेविल का वर्ड हमने यूज किया अपने टॉपिक में। उसके पीछे जो एक इंस्पिरेशन थी, वो डेयर टर्नर की किताब है बिटवीन डेट एंड द डेविल, और ये यूके के हैं। अगेन आई रिकमेंड कि आप, ये नाम मैं लेता हूँ उनको, आप सिर्फ देख लें कहीं पर, सिर्फ सर्च कर लें, तो आपको टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी। इन्होंने 2008 के क्राइसिस के बाद ये किताब लिखी, जब उनको एक किसी कमेटी का चेयरमैन बनाया गया कि आप इन्वेस्टिगेट करें, कि ये मैं बात पहले भी कर चुका हूँ कि क्या है वजह, क्या हुई क्राइसिस की। तो उन्होंने जितना कुछ पढ़ा, जितना कुछ सीखा, उस किताब में लिख दिया। और कहते ये हैं, फरमाते हैं कि इनका एक कोटेशन मैंने कहीं लिखा है, अगर चले, नेशनल डेट रेफर्स, तो खैर तो इनकी किताब से जो है मैंने ये लफ्ज भी उठाया था कि नेशनल डेट रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंट्री, यानी गवर्नमेंट जो है, ओज टू इट्स क्रेडिटर, विच इंक्लूड्स बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन एंटिटीज। इट रिप्रेजेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ डेफिसिट्स एंड बोरोइंग ओवर टाइम। ये हम माजी में एक दो स्लाइड्स, एक दो प्रेजेंटेशन पहले पढ़ चुके हैं कि इसका डेफिसिट जो है वो अक्यूमुलेट होता रहता है, वो नेशनल डेट बनता रहता है। इस वक्त दुनिया में 100 ट्रिलियन का नेशनल डेट है, पूरी दुनिया में, जिसमें से यूएस का 1/3 है, यानी कि 36 ट्रिलियन, और इसमें से 42% यूएस बॉन्ड्स होल्डर हैं। अब यूएस बॉन्ड्स किसके पास हैं, आप देख लें। आप लोग मेरे ख्याल में काफी अक्लमंद हो चुके होंगे गुज़िश्ता 7-8 प्रेजेंटेशन सुनने के बाद, और इससे पहले भी थे। और वो ये है कि किसी का किसी की लायबिलिटी इज द एसेट ऑफ समवन एल्स। अगर मैं मकरूज हूं, तो मेरा कोई कर्जदार भी तो है जिसको मुझे कर्ज देना है। वो कौन लोग हैं? वो दुनिया का 1% है या 1.5% है। ठीक है, इसमें हो सकता है हम में से भी लोग हों, मतलब जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, उसके पास भी बॉन्ड्स होते हैं, उससे भी किसी को कर्ज दिया हुआ है, उससे वो सूद ले रहा है। लेकिन वो बहुत मैन्यूट पोर्शन है। यानी यानी इस 42% का भी जो 90% है, वो सिर्फ 1% के पास है। इसका मतलब है कि जिनके पास वेल्थ है, वो वेल्थ को एक्यूमुलेट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और वही ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि गवर्नमेंट डेट का क्या है। सिस्टर फरहाना, आप रिसर्च करती रहती हैं, आपको ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स मिलेंगे, बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोफेसर मिलेंगे, जो ये कहते हैं कि नेशनल डेट तो कोई चीज ही नहीं है। और खासतौर पर अमेरिकन नेशनल डेट को तो मसला ही नहीं है, हम तो रिजर्व करेंसी हमारे पास है, हम जब चाहे मनी छाप कर, नोट छाप कर हम दुनिया के कर्ज पे कर सकते हैं। और एक से एक आर्ग्यूमेंट्स, लॉजिक्स, कि भाई ये गवर्नमेंट के पैसे जो हैं, जब गवर्नमेंट किसी को ओ करती है, इसका मतलब है गवर्नमेंट ने अपने पल्ले से किसी को दिया हुआ है। और जो जिसको दिया हुआ है वो कौन है? मैं और आप हैं। अच्छा, वो अक्सर ये बोलते हैं मैं और आप हैं, मैं और आप हैं, ताकि हमें लगे कि मैं बेनिफिशियरी हूं। नहीं, मैं और आप नहीं है, वो 1% वाले हैं। वो जो टाइनी टाइनी एक जो एक ग्रुप है, मल्टी बिलियनियर्स का, बिलियनियर्स का, ये वो ग्रुप है। सबसे ज्यादा इंजॉयमेंट, सबसे ज्यादा बेनिफिट, एडवांटेज इस पूरे सिस्टम का ये वही लोग ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के बॉन्ड्स लिए हुए हैं। मैंने आपने क्या लिया हुआ है? अव्वल तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो खैर ऐसी मजाक से कर रहा हूँ, मुसलमान है, हम क्यों बॉन्ड्स लेंगे। लेकिन जो हम में से बॉन्ड्स ले भी रहे हैं, तो वो कितने बॉन्ड होंगे? वो बिलियंस के होंगे। लेकिन ट्रिलियंस के बॉन्ड जो है वो उनके पास हैं। तो ये पूरी जो इकोनॉमी है, ये सर्व कर रही है उस 1% को। तो अगेन, पॉइंट टू बी नोटेड।
It is interesting that every country चाहिए हो गया. National debt represent a country's put money in circulation in its jurisdiction being used by its people. ये एक समझे एक पॉजिटिव जुमला मैंने कह दिया. जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि पॉजिटिव बात भी की जाए, क्योंकि पॉजिटिव बात करना इसलिए जरूरी है. जब हम अभी कुछ देर पहले कह रहे थे ना कि ये पैसे हमने प्राइवेट सेक्टर से उठा के कहाँ ले जाने हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में ले जाने हैं. तो गवर्नमेंट सेक्टर अगर बेनिवोलेंट बन जाए और एक मर्सीफुल बन जाए, दे कैन क्रिएट मनी. हाँ, प्रूडेंटली देखते हुए कि क्या इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो ग्रो कर रही है, तो अगर 2% से ग्रो कर रही है तो हम 2% कैश M1 में इजाफा कर सकते हैं. तो M1 में इजाफा करके अब ये पैसे आ गए मेरे पास, मैं हूं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और मैं एक शरीफ आदमी हूं, तो फिर मैं इस पैसे को जानता हूं कि पैसे अवाम के हैं, मेरे थोड़ी हैं, मैंने तो क्रिएट किए हैं. हाँ, गवर्नमेंट ने क्रिएट किए हैं, तो मैं बहुत ही प्रूडेंटली एफिशिएंटली इसको इन्वेस्ट करूंगा ह्यूमन रिसोर्सेज में, ह्यूमन कैपिटल में. मैं कोई फैक्ट्री लगा दूंगा अच्छी वाली, और किसी को कर्ज देना भी है तो मैं विदाउट सूद दूंगा, क्योंकि मैंने मनी क्रिएट की ना मैंने, तो मैं क्यों सूद लूं भाई. मैं गवर्नमेंट हूं, मैंने मनी क्रिएट की है इकोनॉमी की ग्रोथ को देखते हुए, और मैं इसको एक बहुत अच्छे समझे कि एक एडवाइजरी बोर्ड के थ्रू डिस्पेंस करूंगा कि मैं चाहता हूं कि स्टील मिल को जो है वो रिवाइव किया जाए, या सिस्टर फरहाना को जो है इनका इनका आइडिया बहुत अच्छा है, इनको दिया जाए 1 बिलियन रुपीज. और कर्जे कर्जे हंसना हो ठीक है, बात होती रहती है सिस्टर फरीदा से कि रेगुलेशन हो, मॉनिटरिंग हो, एडवाइजरी हो, ठीक है, हम सूद ना लें, लेकिन हम मॉनिटर तो करें कि तुम पैसा हमारा सही जगह यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो. ये सब काम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री हो, और गवर्नमेंट कंट्रोल करे. और ये भी मुझे अब लगता है कि जो कहते थे ना कि गवर्नमेंट करप्ट है, गवर्नमेंट करप्ट है, यही लोग फैलाते हैं. इनके पास मीडिया भी है, इनके पास अखबार भी है, इनके पास तमाम मैगजीन्स हैं, तमाम इनके पास फाइनेंशियल टाइम भी है, इनके पास वॉल स्ट्रीट जर्नल भी है, इनके पास सब कुछ है. और ये क्या करते हैं कि गवर्नमेंट करप्ट है, ठीक है, हम जानते हैं करप्ट है, लेकिन क्या उसका सोल्यूशन नहीं है. तुम लोग नॉन करप्ट थे, तुम लोग बहुत शरीफ अच्छे लोग थे, तुमने दुनिया को कहाँ पहुंचा दिया. गुज़िश्ता 100 सालों से या 200 सालों से बैंक्स प्राइवेट हाथों में तो हैं, गवर्नमेंट के हाथों में थोड़ी है, प्राइवेट हाथों में ही है. तो तुमने दुनिया को कहाँ से कहाँ ले गए तुम लोग, कि 100 ट्रिलियन का डेट है दुनिया का, और यूएस का ट्रिलियन, अभी पाकिस्तान का भी आपको मैं शो करता हूँ फिगर्स. तो ये क्या मजाक बनाया हुआ है भाई. एक अच्छी एडवाइजरी बोर्ड हो, पाकिस्तान के या अमेरिका के, दुनिया के अच्छे जहन हों, जो कि हमें मालूम है, हमारे फिंगर टिप्स होते हैं कि हम अगर आपसे पूछूं अमेरिका में कौन से लोग अच्छे हैं, बर्नी सैंडर्स के बारे में हम कह सकते हैं जैसे वो बंदा है, ठीक है, अब वो बाद में अल्लाह ताला ही जानते हैं दिल का हाल, लेकिन साफ नजर आते हैं कि लोग अच्छे हैं. इनको आप एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर बनाएं, चेयरमैन बनाएं, और इनके हाथों मनी क्रिएशन करवाएं, इनके हाथों लोन्स की डिस्बर्समेंट करवाएं. इंशाल्लाह क्यों नहीं है, सोल्यूशन हर चीज का मौजूद है. जल्दी से देख लेते हैं पाकिस्तान का सूरत हाल. अमेरिका का आपने देख लिया 36 ट्रिलियन है डॉलर्स है, पाकिस्तान का जो है वो 76 ट्रिलियन रुपीज है, जिसमें इस साल भी इजाफा हुआ है 6.7%. दिस इंक्लूड बोथ एक्सटर्नल डेट एंड इंटरनल डेट ऑल्सो. अच्छा, पाकिस्तान का मैं इसलिए ये पढ़ती आप लोग पढ़ती भी रहिए और सुनते भी रहिए. पाकिस्तान का बड़ा जबरदस्त इस तरह से है कि हम समझते थे कि हमें IMF ने गुलाम बना लिया, हमें वर्ल्ड बैंक ने गुलाम बना लिया. भाई ये तो 1/3 या 1/4 भी नहीं है इनका इनका पैसा है. ज्यादातर जो पब्लिक डेट पाकिस्तान का है वो अगेन प्राइवेट हाथों में है, यानी पाकिस्तान के लोगों ने ही हुकूमत को कर्ज दिया हुआ है. और अगेन पाकिस्तान में वो कौन लोग होंगे, हाँ हम में से भी होंगे जो चंद लाख चंद करोड़ लिए भी होंगे, लेकिन मेजोरिटी जो बॉन्ड होल्डर्स है पाकिस्तान के, वो वही मल्टी बिलियनियर्स, अरबपति खरबपति लोग हैं. तो ये सिस्टम इनको ही प्रॉफिट देता है, तभी ये ना इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, ना इसके खिलाफ कोई बात करते हैं. इन्हें इन्हें कोई परवाह नहीं होती कि मुल्क डेफिसिट में जा रहा है, या मुल्क जो है वो IMF से लोन लिए जा रहा है, इन्हें कोई परवाह नहीं, इनके मजे ही चल रहे होते हैं. और देखिए नुकसान किसका है, क्योंकि मेरा एक सवाल था ग्रुप पे भी कि हु इज एट लॉस. तो लॉस पे हम लोग हैं, वो कैसे. इन पाकिस्तान की आप येलो में पढ़िएगा, इन पाकिस्तान फेडरल बजट a substantial portion, that is 8.2 trillion rupees, which is the 46% of our total expenditure, is allocated for debt servicing, primary for interest repayments. This highlights the significant burden on debt on the country's finances. The total federal budget is 17 trillion. तो 17 ट्रिलियन में से हमने 8 ट्रिलियन तो दे दिया, हाँ IMF को नहीं दिया. ये हम समझते हैं कि हमने IMF को दे दिया, IMF को इसका कुछ पोर्शन दिया है, इसका मेजोरिटी पोर्शन तो हमने पाकिस्तानी भाइयों को दिया है, जो हमारे पाकिस्तानी भाई सूद खा रहे हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले रहे हैं.
तो ये सूद का निज़ाम जो ख़त्म करने की बात कुरान ने की है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, वो अल्लाह ताला की हिकमत बालिगा का एक बहुत बड़ा सबूत है। इसी तरह मैंने यूएस के डेट को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये रेड वाला जो है ये एक्सटर्नल डेट है, जो यूएस ने चाइना को जापान को देना है। जो ब्लू में है वो यूएस का इंटरनल डेट है। अगेन वही बात जो भी हमने कुछ देर पहले पाकिस्तान के बारे में की, और उससे पहले भी हमने समझने की कोशिश की थी कि कितना परसेंट ऑफ यानी मेजर पोर्शन ऑफ यूएस डेट इज इंटरनल। वो कौन लोग हैं? जो अमेरिकन ही हैं जिन्होंने यूएस बॉन्ड लिए हुए हैं, अमेरिकन ही हैं जिन्होंने अमेरिका की डेट डेट को जो है वो फंड किया हुआ है। तो इससे आप समझ गए होंगे। ये स्लाइड जब भी चाहें आप लोग, जब यूट्यूब पे आएगा तो आप उसको स्टॉप करके देख भी लीजिएगा। तो मगर रिजल्ट रिजल्ट जो है सामने है, नतीजा सामने आ चुका है कि ये तमाम बैंकिंग क्राइसिस और बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग विशेष सर्कल, और उसमें डेट का जो स्पायरल है, डेट का जो ट्रेंच है, और डेट का जो गड्ढे और डिचेस हैं, वो सब बेनिफिट करते हैं किसी तबके को, किसी ग्रुप को, किसी क्लास ऑफ पीपल को। तो हमें इसके खिलाफ जो है वो, पहले तो देखिए ये इसका मतलब क्या है स्लाइड का, कि हम ये समझ रहे हैं, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। और जब ये समझ जाएंगे क्या हो रहा है, तो उसके बाद इंशाल्लाह जो है हम वॉइस को रेस करेंगे, टेक्निकल तरीके पे करेंगे, बहुत ही सैनिटी के साथ इंटेलेक्चुअल लेवल पे करेंगे। और ये आखिरी स्लाइड है सॉल्यूशंस के हवाले से, कि अगेन सिंपल सोल्यूशन तो ये है कि आप प्राइवेट मनी जो है वो अबॉलिश करें फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम, और गवर्नमेंट उसको अपने हाथ में ले। और अगर जब तक ये काम नहीं हो पा रहा, जब तक ये काम नहीं हो पा रहा, कम से कम जो कहते हैं ना कि गंदे माहौल में भी कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं, तो वो ये है कि हम टैक्स करें ये जो रेंट सीकिंग मनी है ना, यानी बॉन्ड्स पे जो प्रॉफिट है, या कर्ज पे जो प्रॉफिट है, प्योरली आप सिर्फ आपने जो है वो इंटरेस्ट के लिए जो आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है, उसके प्रॉफिट पर आप ह्यूज टैक्स करें। तो इस खास तौर पर इस प्रॉफिट पर आप ज्यादा 10-20% कर दें, 25% कर दें, ताकि लोगों के अंदर फिर अगेन डिस्करेजमेंट होगी, फिर वो लामहला पे वो इन्वेस्टमेंट पे जाएंगे, और फिर वो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग पे जाएंगे। ये जो रेंट सीकिंग है, और इसमें माजला मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ हालांकि अमेरिकन जो हैं, जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं, वो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज रेंचेस पर भी जो रेंट लिया जाता है उसको भी शामिल करते हैं इसमें। लेकिन हम चूंकि शरीयत की बात भी जानते हैं थोड़ी बहुत, वो ये है कि इस्लाम ने घर पर किराए को हराम नहीं किया है। वो के डॉक्टर सारे मतलब अपने लेक्चर्स में कहते हैं कि ये इनकरेजमेंट नहीं है इसकी, यानी ये नहीं है कि इस्लाम ने बहुत इंकरेज किया है कि तुम किराया लिया करो, लेकिन हराम नहीं है। ये डॉक्टर सार के अल्फाज हैं। उलमा कराम हो सकता है कहें कि नहीं ये बिल्कुल बिल्कुल ही क्लियर है, बिल्कुल ही जायज़ है। जायज़ बिल्कुल है, लेकिन ये कितना कि रिकमेंडेड नहीं है कि आप बड़े बड़े घर खरीदते जाएं, घर खरीदते जाएं। अब क्या हो रहा है न्यूयॉर्क में, अमेरिका से हमारे साथ बैठी है इससे पढ़ना, कि न्यूयॉर्क की तमाम सब प्रॉपर्टी वो बड़े बड़े सेठों के पास है। यू कैन नॉट रेंट ऑफिस, यू कैन नॉट हैव ऑफिस इन न्यूयॉर्क। और जो है वो एक, चूंकि वो बबल बना हुआ है, और एक एसिड प्राइसेस जो है वो ह्यूज है न्यूयॉर्क में, तो न्यूयॉर्क में एक छोटी सी दुकान लेने का किराया जो है वो बहुत ज्यादा है। क्यों? कि बस वो उसको उसने परसों पहले वो दुकान ले ली थी, खरीद ली थी, अब वो एंजॉय कर रहा है न्यूयॉर्क की जो जो इकोनॉमिक बूम है, या दुनिया में जो ऑलरेडी इन्फ्लेशन बढ़ी जा रही है। तो बस वो दुकान जो थी वो पहले 50 रुपए की थी, आज 50 अरब रुपए की हो गई है। अब वो 50 अरब रुपए की हो गई है, तो किराया भी उसका फिर वो $25,000 पर मंथ है। तो ये सब चीजें इंकरेजमेंट नहीं है इसकी इस्लाम में, लेकिन इस्लाम में मैं कहता हूँ हराम नहीं है। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो मगर चूंकि हम ये जानते हैं कि पैसे पे पैसा कमाना रेंट सीकिंग है। रेंट रेंट क्या है? अगर आप डेफिनेशन पढ़े ना इसकी, सूद की, इंटरेस्ट की, वो कहते हैं कि वो पैसा जो मैंने आपको दिया, और उससे आपने बेनिफिट कमाया, तो वो जो बेनिफिट आपको मिला और मैं उससे डिप्राइव था, जब तक मैंने आपको दिया मैं डिप्राइव था उस पैसे से, तो जो मुझे जो तकलीफ हुई है, उस तकलीफ का जो एक रेंट है, वो मैं आपसे ले रहा हूँ। ये है डेफिनेशन सूद की, कि वो जो आप, मुझे तकलीफ हुई और आपने इसको एंजॉय किया, तो जो मुझे तकलीफ ये इसका किराया है। तो बेसिकली ये भी यानी, जब जब आप इंग्लिश फिलोसफर्स को या इंग्लिश स्पीकर्स को सुनेंगे, जब वो रेंट की बात करेंगे, तो उसमें वो रेंट इंटरेस्ट को भी कहते हैं, उसमें वो किराए को भी कहते हैं, जो मकान का किराया है, खासकर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, रेंचेस हैं। जो कि हो क्या रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है वो। यानी एक बंदा चाहता है बर्गर की दुकान दुकान खोलना न्यूयॉर्क में, अब उसको जो किराया ही मिलेगा $25,000, तो वो बर्गर की कीमत क्या रखेगा? वो बर्गर हालांकि इसको पड़ा है, अगर किराया ना हो तो बर्गर शायद वो पड़े $2 का, लेकिन किराया चूंकि 100 उसको देना पड़ रहा था, तो उसने कह दिया ये बर्गर जो है $20 का है। अब कोई पूछ रहा है कि भाई इतना महंगा क्यों यार, इतना महंगा क्यों? कह रहा है भाई न्यूयॉर्क में खा रहे हो, भाई न्यूयॉर्क में खा रहे हो,
अगर तुम यही खाओ डेलिस में तो $5 का होगा। तो ये क्यों है? ये रेंटियरिंग है, रेंटियर फिलोसफी या रेंटियर मेंटेलिटी। तो वो उससे हमें बचना चाहिए। तो ये सॉल्यूशंस हैं, इसमें टैक्स की बात है, इसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट मनी क्रिएशन की बात है। इसमें नंबर 4 पॉइंट पढ़ लेते हैं। डेट इज अवर मनी सप्लाई विच रन द इकोनॉमी व्हेन इट इज ग्रोइंग। ये अगेन पॉजिटिव बात है, क्योंकि अगर ये काम नहीं होगा तो फिर एक सिस्टर फरहाना जानती हैं कि एक इश्यू बढ़ता है कि हम इतना सोना कहाँ से लाएंगे। तो बार बार जो बात होती है ना, बैंक बार बार बात जो होती है कि फिएट मनी के पीछे सोना रखा जाए। मैं जब से मैं पढ़ रहा हूँ और पे गौर कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, सोना रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए और सॉल्यूशंस हैं। हाँ, हलाल सॉल्यूशन हो, सूद से बचना है, हमें हर कीमत में सूद से बचना है। हाँ, मनी क्रिएशन करनी है, गवर्नमेंट करे विदाउट सूद करे, बेहतरीन काम हो जाएगा। इस पर वो भी बात करते हैं शायद, मेरे ख्याल में हारिस साहब भी शायद बात करते हैं, नहीं करते, लेकिन वो भी इस तरफ जाते हैं कि ये चीज की जाए। और भी कुछ थिंकर्स हैं वो बात कर रहे हैं मुसलमानों में से। अ, अब ये नंबर 5 पॉइंट पढ़िएगा। नॉट ये आप, ये हम लोगों के लिए, ये हम जहाँ जिस स्टेटस पे बैठे हुए हैं, जिस स्टेज पे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि हम लोग ना फिलोसफर्स हैं, ना हम पॉलिटिशियन हैं, ना हम प्रेसिडेंट हैं, ना हम बैंकर हैं। तो हम ये कर सकते हैं, नॉट जस्ट टॉक अबाउट इट, स्पेयर हेडेड। हमें से हर कोई स्पेयर हेड करे इस थॉट को, सॉल्यूशंस को। अपने अपने मेंबर पार्लियामेंट के पास जाए, या उसके पास एक्सेस है, कोई भी इन्फ्लुएंस करने वाला है, उनको बताए कि भाई ये इस्लामिक ही नहीं, ये वर्ल्ड का थॉट है, यानी वर्ल्ड के जितने सेन वॉइसेस हैं, ये उनकी थॉट है कि ये काम किया जाए। सिर्फ मुसलमान ही नहीं चाहते, दुनिया भी जान चुकी है कि ये इंटरेस्ट जो है, और इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग और मनी क्रिएशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट कितना खतरनाक काम है। फिर आप बताएं, वाई इकोनॉमिक पॉलिसीज आर द सोल्यूशन टू द ह्यूमैनिटी। बताएं लोगों को आप। अब आप ये तमाम स्लाइड्स देख के और भी पढ़ के, जो नाम लिए मैंने इनको पढ़ के आप बताएं। सेन वॉइसेस इन द वर्ल्ड अक्रॉस द बोर्ड आर टॉकिंग अबाउट इट। आप सिर्फ ये ना कहें कि हम जी मुसलमान हैं, हमने किसी ने हिजाब किया हुआ है, किसी ने दाढ़ी रखी हुई है, तो वो दूर से नजर आ गया कि ये तो सूद के खिलाफ है। भाई सूद के खिलाफ हम इसलिए नहीं है कि हम ठीक है, अल्लाह का हुक्म है, लेकिन हम एक इंटेलेक्चुअल वे में, और हम तमाम दुनिया की रिसर्चेस को पढ़कर हम ये बात कर रहे हैं। आईएमएफ ये बात कर रहा है 2012 में। तो और इस्लाम तो ये बातें कर रहा है 1400 साल पहले से। रूट कॉज बताएं इनको खुल के। अच्छा, बात चीजों में हमें शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, कि मतलब हम रेंट सीकिंग करके, बस खुल के बोलें कि रूट कॉज जो है, जो डेविल जो है, वो है रिबा। और रिबा अरबी में सिर्फ रिबा है, ये इंग्लिश में कर दिया गया है इंटरेस्ट एंड यूजुअरी। तो इसके धोखे में कोई भी ना आए। रिबा इज रिबा, और रिबा के बारे में कुरान और हदीस में आता है कि रिबा का एक दरहम भी, एक दरहम, जो कि कुछ भी नहीं, एक दरहम क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अगर मैं कहूँ आपसे कि मैंने आपको 1 अरब दरहम दिए, और आपसे मैं लूंगा 1 अरब 1 दरहम, तो यहाँ भी वो 1 दरहम है। तो उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूद का 1 दरहम भी 36 दफा अडल्ट्री के बराबर है। जो बंदा 36 दफा अडल्ट्री कर ले, लेकिन वो दरहम ना ले, इतना बड़ा गुनाह है 1 दरहम, 1 दरहम। और भी हदीसें जो शो करती हैं कि रिबा इज रिबा। रिबा को ये अंग्रेजों ने, और खास तौर पे ये प्रोटेस्टेंट ने, बात हो रही थी हमारी सिस्टर फरीदा से, कि ये बाद में प्रोटेस्टेंट ने बाइबल में ये कहना शुरू कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम तो यूजुरी के खिलाफ थे। एक्चुअली हम तो बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट तो वो होता है कि जो कारोबार के लिए दिया जाए, छोटे अमाउंट पे दिया जाए, यानी छोटे रेट पे दिया जाए, 2%, 1%, 0.1%, 0.5%। तो ये सब धोखाधड़ी है प्रोटेस्टेंट की, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोटेस्टेंट ने ही सबसे पहले बैंक बनाया, बैंक ऑफ इंग्लैंड। यानी रोमन कैथोलिक चर्च से जो जुदा हुए सबसे पहले 16 या जो भी 16 सेंचुरी में। तो प्रोटेस्टेंट यूके जो प्रोटेस्टेंट सेक्ट का मुल्क बन गया। और सबसे पहला बैंक कहाँ बना? बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो ये इनकी चालबाजियां थी, ताकि लोगों को बेवकूफ बनाया जाए विद इन, कि ये इंटरेस्ट है, ये छोटा होता है, और कारोबार के लिए होता है, और कम रेट पे होता है, और ये यूजुअली है वो एग्जॉर्बिटेंट रेट पे होता है, और वो एक्सप्लॉइटेटिव होता है, कि इसमें बेटी के शादी के लिए और बाप की जनाजे के लिए कितना जुल्म है। नहीं, इंटरेस्ट दोनों दोनों ही इस्लाम में रिबा है, और चाहे वो 1% हो, चाहे वो 100% हो। और ये जैसे आखिरी स्लाइड मैंने रखी थी, कि लास्ट टाइम हमने, जब मैं बंद कर रहा था, क्लोज कर रहा था, तो मैंने 4 बातें कही थी कि इंशाल्लाह हम अनकरीब इसको पढ़ेंगे। तो क्या हमने पढ़ लिया? हु शुड क्रिएट मनी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज देख लिया। गवर्नमेंट शुड क्रिएट इंटरेस्ट फ्री लोन, आज हमने बात कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिपेंडेंट कमेटी ऑफ इकोनॉमिस्ट जो है मॉनिटर करे, वो हमने देख लिया कि जब गवर्नमेंट के पास जाएगा तो बाकायदा एक लॉ बना, मे बी आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट होगी,
और उसको बहुत प्रॉपरली आवाम के नुमाइंदे और जो माशरे के बहुत अच्छे शरीफ नेक पायस लोग हैं जो कि हर माशरे में जाने पहचाने जाते हैं, उनको जो है वो अपॉइंट किया जाए और फिर सजा और जजा का सिस्टम रखा जाए, तो क्यों नहीं, क्या क्यों नहीं हो सकता। इसके इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं कि अगर छोटा मोटा कोई मसला भी हो जाए इसमें, छोटी मोटी करप्शन भी हो जाए, तो वो जो हम देख रहे हैं दुनिया का हाल इस वक्त, उससे बहुत बेहतर होगा। फिर मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जब मनी क्रिएट गवर्नमेंट करेगी तो गवर्नमेंट स्पेंड भी कर पाएगी। जब स्पेंडिंग होती है तो खुद ब खुद इनकम इनकम जो है वो फैलती है आवाम में, और आवाम स्पेंड करने के काबिल होती है। जब आवाम स्पेंड करने के काबिल होती है तो आवाम खुद ब खुद वो इंडस्ट्रीज बूम करती हैं, ग्रो करती हैं, जहां पे आवाम खर्च करती है। जब बर्गर खाने की कुवत 40 लाख के बजाय 4 करोड़ के पास आ जाएगी, तो बर्गर इंडस्ट्री बूम करेगी नहीं करेगी। जब कपड़ा खरीदने की सलाहियत 10 लाख के बजाय हमारे 20 करोड़ भाइयों में आ जाए, तो 20 करोड़ लोग दुकानों में जाएंगे नहीं जाएंगे, तो फैक्ट्रियां और बूम आएगा नहीं आएगा। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमें आवाम की जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए हमें जो मेजर लेना पड़े हमें लेना चाहिए। बाय द वे, जब फेडरल रिजर्व बन रहा था ना, तो उसमें एक जुमला कहा गया था कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए और इन्फ्लेशन कम करने के लिए दो काम कहे थे। किसी भी सेंट्रल बैंक के कायम होने के लिए दो बातें कही जाती हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कम करो, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, और इन्फ्लेशन नहीं होने दो। और सेंट्रल बैंक इन्हीं कामों में नाकाम होते चले जा रहे हैं दुनिया भर में। और आखिरी बात है कि वी शुड नेवर फॉरगेट कि ज़कात का सिस्टम अगर सही से लागू कर दिया जाए, तो ट्रिलियन ऑफ मनी तो ऐसे ही अवाम अवाम में जा सकता है। जो कुरान कहता भी है कि तुम्हारे अमीरों से पैसा निकलेगा और तुम्हारे गरीबों में जाएगा। तो और मैंने लास्ट टाइम ये भी कहा था कि इनकम टैक्स की बात हर कोई करता है और मगरिब में, लेकिन मगरिब में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वेल्थ टैक्स। आज भी आप देखिए, आज भी अगर आप सिर्फ वेल्थ टैक्स लिखें, वेल्थ टैक्स इन यूरोप, वेल्थ टैक्स इन अमेरिका, आपको आर्टिकल मिलेंगे तो बड़ा मुश्किल, यही नहीं ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, इलॉन मस्क ने मना कर दिया है तो वो कह रहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, और बिल गेट्स कह रहे हैं कि मैंने तो चैरिटी देता हूं तो मैं क्यों दूंगा। अगर इतने फड्डे आपको नजर आएंगे, इतने प्रॉब्लम नजर आएंगे आपको, क्यों? क्योंकि वेल्थ टैक्स एक इश्यू है। क्योंकि वेल्थ टैक्स ये होता है कि अगर उस साल आपकी आमदनी जीरो भी हुई हो तो भी आप बहुत वेल्दी हैं, तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इस्लाम यही कहता है। इस्लाम ने ये एक, कहते हैं कि इंतहाई इंतहाई ग्लोरीफाइड और जबरदस्त किस्म का जो है वो ये रूल बनाया है कि तुम हर साल अपने, अगर तुम साहिब निसाब हो, तो 2.5 अपने वेल्थ में से निकालोगे। और उसको और ब्रॉड ब्रॉड किया है, उसमें इन्वेंट्री भी शामिल हो गई है। तो अगर इस्लाम का ये उसूल अपना लिया जाए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का, तो ये खुद ब खुद डिमांड क्रिएट करेगा, और खुद ब खुद डिमांड क्रिएट होगी तो खुद ब खुद इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो इन बातों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने स्लाइड्स का काम करता हूँ। तो आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ, जज़ाकल्लाहु खैरन वकास अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक मच मोर इतनी क्लैरिटी मिली है कि यू नो बैंक्स और ये गवर्नमेंट की बीच की जो टग ऑफ वॉर है उसमें सुबहान अल्लाह जीतते हैं बैंक की लॉबीज, और गवर्नमेंट क्लियरली इतनी स्ट्रांग नहीं रोल प्ले कर रही है ना। तो सुबहान अल्लाह, या इट इज़ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। एंड सारी डायनामिक्स इसके नीचे, बिहाइंड द कर्टन्स क्या डायनामिक्स चल रही है, सुबहान अल्लाह, ये आपने एक्सपोज किया। जज़ाकल्लाहु खैरन फॉर दैट। Alhamdulillah, yes, may Allah subhanahu wa ta'ala make from our, us people who make these lobbies for the right reason. हमें भी lobby ही बननी चाहिए, लेकिन सही, हाँ बिल्कुल सही कहा। हाँ, इस्लाम की, जस्ट लाइक जो बैंकर्स जाकर पॉलिटिशियंस को खरीद रहे हैं, हम भी कहेंगे कि हम वोट तभी देंगे आप जब बिल्कुल बिल्कुल। हमारी, आप ये चेंजेस लाएं इकोनॉमिक सिस्टम में, इंशाल्लाह। या सो एंड सो जस्ट वन क्वेश्चन आई हैड कि अपने जो पाकिस्तान के बैंक्स हैं, दे जस्ट फॉलो ऑल द रूल्स एंड रिकमेंडेशंस जो यूएस में चलते हैं, या दे क्रिएट देयर, बिल्कुल दे अच्छा देखिए, कॉपी, कोई है भी नहीं कॉपी कि कॉपी कॉपी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो जो बड़े बड़े बाजिल बाजिल के रूल्स हैं वो आते हैं, उसको वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हिसाब से रेगुलेट करते हैं। लेकिन ये जो जितने भी, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा आपको, आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत नॉलेज हो रही थी कि SLR CLR, पता नहीं इतने अल्फाज में भूल भी गया हूँ अभी कुछ, कि वो इतने सारे रेशियोज हैं कि वो लाजमन बैंक ने इम्प्लीमेंट करने हैं। तो अगर नहीं करेंगे तो बैंक, सेंट्रल बैंक फाइन करेगा। तो क्यों? कि वो बादल की तरफ से। और फिर ठीक है, पाकिस्तान के अपने हालात भी हैं, यहाँ भी कुछ बैंकर्स हैं जो लॉस को इनेक्ट करते हैं। लेकिन ये तो क्लियर है कि जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल FDIC है, अमेरिका में तो 1933 में बन गया, और पाकिस्तान में
आखिर इनको बनाना पड़ गया। अभी पाकिस्तान में इसकी ज्यादा हिस्ट्री पुरानी नहीं है कि पाकिस्तान में भी 2.5 लाख रुपए या जितना भी है कि इतने के इंश्योर्ड है, 25,000 रुपए, सॉरी 25,000 रुपए, मैं इसको लास्ट टाइम हम्म, मैंने शायद बयान किया था। लेकिन एक अमाउंट है, बिल्कुल FDIC की तरह इन्होंने भी सिक्योर की है, इंश्योर्ड की हुई है। तो ये बेसिकली यूं नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। लेकिन जब IMF किसी मुल्क में आता है तो उनके बैंकों को वैसे ही करने को कहता है जैसे अमेरिकन बैंक्स चल रहे हैं या जो भी, और बल्कि उससे भी ज्यादा मेरे ख्याल में जो मकरूज मुल्क होते हैं, जो वो मुल्क जो इन डेट हैं, उनके बैंक्स को तो वो और टाइट करता है, उनको लिबरलाइज नहीं करता और टाइट करता है। बात वही हम्म, है कि पाकिस्तान में भी 2-3 बैंक अभी क्लैप्स किया है। एक कैशबिट बैंक है जो क्लैप्स हुआ है, तो उसको फिर खरीद लिया किसी और बैंक ने। फिर अभी एक और बैंक मर्ज हुआ है किसी और बैंक के साथ। तो ये इस तरह मार्टिन वुल्फ कह रहे थे ना कि ये बैंक आर डिजाइन टू बी फेल्ड। इसमें तो थोड़ा सा भी अगर लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इवन जब फाइनेंशियल क्राइसिस भी होता है तो पाकिस्तान में बैंक्स के हालात अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो ज्यादा सख्त है, जरा सख्त है ये, इसमें दो राय नहीं है। तो बैंक्स इन पाकिस्तान आर रिलेटिवली सिक्योर इन टर्म्स ऑफ देयर सिस्टम। हम तो खैर मानते ही नहीं वो सिस्टम, इस सूद का सिस्टम। जैसे भी पाकिस्तान की मैंने कुछ खबरें शेयर की थी लास्ट टाइम कि पाकिस्तानी बैंक जो है वो एडवांसेस नहीं दे रहे बल्कि इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। तो ये हरकतें करते रहते हैं। यानी बैंक्स की जो साइकी है ना, जो उनकी मेंटेलिटी है, उससे बाहर नहीं निकल सकते ये। इनका वही काम है कि किसी तरह सूद कमाओ और अपने अपने शेयर होल्डर्स को भी कमा के दो, और साथ में जो सेविंग सेविंग अकाउंट्स हैं, सेविंग अकाउंट में आपने तो 2%, 3%, 4% देना है ना, वो सूद देना है आपने हर शेयर, सॉरी, हर डिपॉजिट होल्डर को। तो अब इनकी मजबूरी है कि पैसे कमाओ, तो उसके लिए फिर लाजमन, चूंकि कारोबार करते नहीं है ये, इन्हें कर्जा ही देना होता है। तो कर्जा लेने वाले अगर लोग कम हो जाएं तो भैया कर्ज लेने वाले ढूंढते हैं, बकायदा ढूंढते हैं कि तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। आपको आपको कॉलें आती ना कि जब नई जॉब थी मेरी, तो कॉलेज आती थी, सुना है आपकी जॉब लग गई है तो आपकी तनख्वाह इतनी तो होगी, तो आप तो आराम से हम 2 लाख रुपए का लोन ले लें। और अक्सर खवातीन बात करती थी, तो बड़ी मुश्किल से बोलना पड़ता था आपको कि नहीं भाई, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो क्यों, ये क्या है, ये प्रेडिटरी लैंडिंग है ना। आप उसको ल्योर कर रहे हैं, इंचेंट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, खाम खा वो नहीं चाह रहा फिर भी कह रहे हैं नहीं, ले ले ले, कोई मसला नहीं। तो ये बैंकों की ये मेंटेलिटी है, ये इससे बाहर नहीं निकल सकते जब तक ये सूद का निजाम कायम है, ये उनको यही काम करना है। हाँ, अगेन, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, इक्विटी बेस्ड फाइनेंसेस हैं, ये दायरे खोले आप। अभी आप देख, हमने देखा भी कि बैंकिंग इंडस्ट्री को अलग कर रहा था कौन, वो जो ग्लास स्टीगल एक्ट है, वो कह रहा था कि आप इक्विटी बेस्ड फाइनेंसेस को अलग रखें और इसको अलग रखें। तो इक्विटी बेस्ड फाइनेंस तो इस्लामिक है बिल्कुल, कि उसमें प्रॉफिट लॉस की बुनियाद पर काम होता है। तो इंशाल्लाह हमने ये बात माजी में की हुई है कि सोल्यूशंस के अंदर बैंक्स खत्म नहीं होंगे। बैंक्स अपना जो ट्रांजैक्शन टाइप है, मोड्स ऑफ बिजनेस है, उसको रेगुलेट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। सिर्फ सूद से जान छुड़ानी है, बाकी जितना अल्लाह ताला ने जितना रिस्क रखा है, जितना मुनाफा रखा है, वो तो बहुत अच्छी बात है कि आप कारोबार करें, मुनाफा कमाएं और अरबपति बन जाएं। इस्लाम को कोई इतराज नहीं है आप अरबपति बन जाएं। आप जक़ात दे रहे हो, आप सदकात दे रहे हो, बेहतरीन है। हम बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, या आई थिंक स्लोली ये अवेयरनेस बढ़ेगी और हमारे यूथ को भी ये इकोनॉमिक सेक्टर में दे हैव टू गो इन एंड स्टार्ट ये सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड ऑल ऑफ दैट इंशाल्लाह। या हमारे बच्चों को भी वी हैव टू encourage them to go in this field as well with the with the righteous मैं एक चीज mindset. प्लान कर रहा हूँ पाकिस्तान में, एक चीज प्लान कर रहा हूँ, वो ये कि जो हम्म, हमारे मजहबी तबकात हैं, जो मौलवी हजरात हैं या स्कॉलर्स हैं, हम्म, वो अपने हम्म, बयानिए में, अपने अब नैरेटिव में अब ये चीज ऐड करें, कुछ टेक्निकल बात भी ऐड करें। यानी ठीक है, कुरान की आयतें पेश किया आपने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश की, इसके बाद ये शो करने के लिए कि हम कोई वेले नहीं है, हमें पता है दुनिया कैसे चल रही है। तो आप ये, यानी जो आज हमने चीजें पढ़ी हैं, उसमें से कुछ चंद चीजें जो बहुत मोटी मोटी आसान चीजें हैं, वो अपने खुतबे में बयान करें। यानी वो ऐसा कहने में, अब मुझे लगता है कि कोई आर नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप मेंबर पे बोलें कि ये जो बैंक्स क्रिएट कर रहे हैं लोन, प्राइवेट लोन, जिसके जरिए मनी सप्लाई में इजाफा हो रहा है, तो ये गलत है, वैसे भी हराम है, ये चाहिए गवर्नमेंट क्रिएट करे। ये इस तरह से ना आप अट्रैक्ट करेंगे नौजवान नस्ल को कि यार हमारा जो मौलवी है या हमारा जो उलमा कराम है वो अवेयर्ड है। तो हमें ना एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा कि अब आप हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान की जो डरावे हैं और जो जो नज़ीरे हैं, जो जो वार्निंग्स हैं, उसके अलावा भी हमें कुछ टेक्निकल बातें करनी चाहिए मेंबर से। तो इंशाल्लाह ये मेरा इरादा है कि अपने घर के पास जो उलमा कराम हैं और जैसे तंजीम इस्लामी से कुछ वाबस्तगी है, तो उनको इंशाल्लाह ये बातें बताएंगे। हम आप लोग बिल्कुल। भी काम कर सकते हैं, आप लोग भी काम कर सकते हैं बिल्कुल अपने अपने जगहों पे। या नहीं, बिल्कुल आई थिंक वेरी दिस इज वेरी वेरी डूएबल आइडिया
and also हमारे बच्चों को ना to open these kind of investment bank and healthy alternatives बनाने के ना, इसमें ये कारोबार में हमारे बच्चों को भी लगाएं इंशाल्लाह। क्योंकि एक बार आ गया ना हेल्थी मॉडल्स आ गए, लोग पीपल अट्रैक्टेड, देन जो खराब मॉडल्स उनको भी दे हैव टू फॉलो, उनको कोई चारा नहीं बचेगा। बट और इंशाल्लाह। उनको बार बार ये दिखाएं, बार बार ये बताएं कि यार इस्लाम तुम लोगों की प्रॉफिट से कोई एतराज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जायज प्रॉफिट कमाने पे कोई मसला नहीं है। तो इस्लाम जो है वो बैंकों के इस खास पोर्शन से, इस खास ये जो खास जो इंटरेस्ट सीकिंग है, इससे एतराज है। बल्कि आपको बताऊं, अभी मैं एक अखबार पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में एक मसला ये हो रहा है सिस्टर फरीदा, कि जो फॉरेन रेमिटेंसेस आ रहे हैं तो बैंक उसको होल्ड करते हैं और बैंक उस पर ना रेंट एक चार्ज करते हैं, सर्विस फीस चार्ज करते हैं, जो कि काफी है, जिससे पाकिस्तानी भाई जो दुनिया भर में काम कर रहे हैं तो वो काफी उनका कट हो जाता है और उनके जो फैमिलीज के पास बहुत कम जाता है, यानी कम से कम मतलब एक अच्छा खासा पोर्शन जो। तो वो काफी एक आर्टिकल, क्रिटिकल आर्टिकल था, यानी क्रिटिक कर रहा था वो बैंकों की पॉलिसी। अच्छा, मैं जब पढ़ रहा था ना इसको, तो अब देखिए मैं कितना क्रिटिक करता हूँ बैंक्स में ना, मैं भी कितना कर रहा था कि ये है वो है ये है वो है। तो हालांकि मैं वो चाह रहा था मैं कि आज उसको भी उसकी कटिंग भी डालूं, मैंने नहीं डाली। मैंने कहा यार अब हम बैंक के इस वाले काम पे भी एतराज कर रहे हैं कि अगर वो एक फॉरेन रेमिटेंसेस भेज रहे हैं तो ठीक है, पूरा एक पूरा मोडालिटी है, बैंक्स के लोग बैठे हुए हैं, तो उनको अगर ठीक है हम उनसे कहें थोड़ा कम सर्विस चार्ज करो, लेकिन ये बिल्कुल जायज चार्जेस हैं। यानी हम ना बैंक पे क्या कमाएंगे, अभी हम चंद दिन पहले बात कर रहे थे ना कि जब बैंक से हम कहेंगे कि तुम ये इंटरेस्ट लोन लेंडिंग छोड़ दो, तो फिर बैंक्स को हम कहेंगे ना कि तुम पेमेंट गेटवे, पेमेंट सिस्टम, पेमेंट पेमेंट फैसिलिटेशन ये करो, साथ में क्या है वो बुक कीपिंग कर रहे हो तुम हमारे पूरे खातों का हिसाब रख रहे हो, तुम हमसे पैसे ले लो थोड़े से। ये दुख तो होगा कि मैं भी कहते हुए मुझे लग रहा है कि यार अच्छा खासा मेरा करंट अकाउंट है, मुझसे कोई पैसे लेता तो नहीं है, लेकिन लेते तो है वो, हर साल चार्ज करते हैं वो, थोड़ा और चार्ज कर लो, वो बोलो भाई ठीक है। इसमें मसला नहीं है, एक बैंक बहुत बड़ी सर्विस है। इमेजिन करें बैंक ना हो तो हम कितना घबरा जाएं। क्यों? हम पैसे लेके कहाँ जाएंगे, कहाँ रखेंगे, अलमारी में, दराज में, मतलब। तो मतलब बैंक, अगर बैंक ये बोल दें कि ठीक है हम अबॉलिश कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है आप लोग हमसे बहुत नाराज है ना, तो हम बोलेंगे नहीं भाई हम नाराज नहीं है, आप ना हमारे पैसे पाकिस्तान से अमेरिका भिजवा दो, वहां के पैसे यहाँ ले आओ, हज पे ले जाओ, इससे कमाओ, कम कमाओ, यानी रैशनल रैशनल कमाओ, प्रॉपर, यानी कि जो नॉर्मल है जिस तरह होता है। तो मैंने वो तभी जो अखबार की कटिंग थी वो मैंने पेस्ट नहीं की, कि मुझे लगा नहीं यार अब इस पर भी एतराज करेंगे। हाँ, हम ये एतराज कर सकते हैं कि ज्यादा ना ले, वो जो मेरे गरीब पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसे भिजवा रहे हैं आप उस पर एक मुनासिब चार्ज लें, लेकिन कोई बहुत बड़ी सर्विस है तो बैंक इन सर्विसेज में जाए, ये काम करें। हाँ, लेंडिंग छोड़ दें विद इंटरेस्ट, हाँ लेंडिंग देनी है, अगर कर्जे हंसना देना है तो बेशक सुभान अल्लाह, लेकिन सूद पे लेंडिंग जो है वो हराम। Jazakallah khairan, Brother Waqas. Inshallah, we will keep learning more in this series. Or please, audience, आप feedback form भर दें. It's in the survey, so please go ahead and fill in the feedback form. And inshallah, we will close with the dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि जज़ाकल्लाह। Please make sure to fill in the survey form before you drop off. Jazakallah.